हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का टीचिंग गोल्स के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी, कैसी आपकी तैयारी चल रही है। हम यहाँ पर कर रहे हैं अपनी पैडागोजी मैराथन फॉर द HSSC TGT एग्जाम, जिसके अंदर हम लोग अपनी जो कंप्लीट कर रहे हैं पैडागोजी के इस मैराथन्स को। यूनिट 2 आज आपकी कंप्लीट हो जाएगी, जिसके अंदर जो भी रिमेनिंग टॉपिक्स आपके रह गए हैं शिक्षण अधिगम को समझना के अंदर, वो सारे आपके यहाँ पर आज कंप्लीट कराए जाएंगे। ये वाला टॉपिक नहीं है बिकॉज मैं एडिट करना भूल गई हूँ, तो ये वाला टॉपिक मैं ऑलरेडी आपको करवा चुकी हूँ। आज जो बात करने वाले हैं वो सिलेबस और करिकुलम क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ करिकुलम के बारे में बात करेंगे। FLN क्या होता है, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी क्या होता है, ठीक है। और साथ में आपका कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन के बारे में बात करेंगे। तो काफी सारे टॉपिक्स आपके आज मैंने इंक्लूड किए हैं, जितने भी आपके रिमेनिंग असेसमेंट हो गया, ठीक है। ये सारे टॉपिक्स जो आज आपके मैंने इंक्लूड कर दिए हैं। साथ ही कुछ करेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो कि आपके लिए रहने वाले हैं बाइलिंगुअल। पसंद आता मैराथन तो हमेशा के लिए भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर दिया करो, फटाफट से बिना कहे कर दिया करो। स्टार्ट करते हैं, बाइलिंगुअल रहने वाला है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए सिलेबस एंड करिकुलम आखिर होता क्या है, क्या होता है सिलेबस और क्या होता है करिकुलम, ठीक है। दोनों के बीच में यहाँ पर पूरी अच्छे तरीके से चर्चा करेंगे। देखिए, पाठ्यक्रम बनाम पाठ्यचर्या, सिलेबस आपका होता है, पाठ्यक्रम इसको बोलते हैं, और करिकुलम आपका क्या होता है, ये आपका पाठ्यचर्या होता है, ठीक है। तो जो डिफरेंस है बिटवीन इसके करिकुलम, इसको मेनली समझो। सिलेबस क्या होता है और आपका करिकुलम क्या होता है। मान लीजिए आपका कोई भी सिलेबस है, आपने कोई भी मतलब कोई डिग्री में एनरोल किया है, जैसे मान लो आपने BA के अंदर एनरोल किया है, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर BA के कोर्स के दौरान आप क्या क्या चीजें पढ़ेंगे जो कि आपकी यूनिवर्सिटी ने आपके लिए अप्लाई करी है और उसके दायरे के बाहर आप नहीं जा सकते हो। तो इस BA के अंदर जो भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स, जो भी आपने कोई भी प्रोजेक्ट हो, कुछ भी जो कि यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको दिया गया, वो सारी चीजें आपका करिकुलम कहलाता है, ठीक है। वो आपकी सारी पाठ्यचर्या कहलाती है, जो कि किसी भी इंस्टीट्यूट के द्वारा, किसी भी गवर्नमेंट के द्वारा आपके लिए बनाई जाती है, जिसको आपको फॉलो करना होता है। रही बात सिलेबस की, पाठ्यक्रम क्या होता है, तो इस BA, मान लीजिए BA आपकी 3 साल की है, तो इस 3 साल के अंदर आपको फर्स्ट ईयर में कौन से सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे, सेकंड ईयर में कौन से सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे, वो सारे सब्जेक्ट्स जो है वो आपका किस में आता है, वो आपका यहाँ पर सिलेबस के अंदर काउंट होता है, ठीक है। तो अभी इसके बीच में मोटे तौर पर डिफरेंस हमने समझा। तो डिफरेंस बिटवीन करिकुलम एंड सिलेबस इज दैट अ सब्जेक्ट सिलेबस इज जस्ट अ यूनिट ऑफ अ कोर्स और ए सब्जेक्ट, यानी कि कोई भी आपने जो भी आपने सब्जेक्ट्स वगैरह पढ़ने हैं ऑल ओवर द डिग्री, जो भी आपका कोई अगर डिप्लोमा कोर्स है, चाहे कुछ भी है, तो उसके अंदर आपने जो कुछ भी पढ़ना है वो आपका जो भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स आपने पढ़ने हैं वो आपका सिलेबस के अंदर आता है। जबकि जो करिकुलम होता है वो कॉम्बिनेशन होता है सिलेबस का, जो भी आपका कोर्स डिजाइन है, जो भी आपका क्लास टाइम टेबल है, जो भी आपके लेसन प्लान्स है, मतलब कि आपके 3 साल के अंदर जो सारी चीजें आप लोग इस कोर्स के दौरान करेंगे, वो सारी चीजें आपका किसके अंदर काउंट होता है, वो आपका करिकुलम के अंदर काउंट होता है, ठीक है। और आपका जो सिलेबस है वो ये है कि पर्टिकुलर हर ईयर में आपने ये टॉपिक्स पढ़ने हैं, आपने ये बुक्स पढ़नी है, या आपका ये सिलेबस है, तो वो आपका इसके अंदर आता है। तो ये आपका मेन डिफरेंस था किसके बीच में, पाठ्यक्रम के बीच में और पाठ्यचर्या के बीच में, ठीक है। आई होप आपको यहाँ पर समझ में आ रहा है। करिकुलम जो वर्ड है वो डिराइव किया गया है फ्रॉम द लेटिन वर्ड कुरेरे, ठीक है। ये जो है लेटिन वर्ड कुरेरे से यहाँ पर इसको लिया गया है, इसको भी ध्यान में रख लेना, जिसका मतलब क्या होता है, रन, यानी कि एक ऐसा कोर्स जिसको आपने रन करना है। आपने कोई भी पर्टिकुलर अचीवमेंट, आपने कोई भी किसी भी पर्टिकुलर गोल के लिए, किसी भी आपने कोई भी पर्टिकुलर आपका डेस्टिनेशन है जहां तक आपको जाना है। जैसे अगर आपने BA के अंदर एनरोल किया तो आपका डेस्टिनेशन क्या हो गया, आपका डेस्टिनेशन आपकी BA की डिग्री हो गई। भाई आपको एट द एंड ऑफ द डिग्री आपको डिग्री ही तो चाहिए, इस डिग्री के लिए तो आप लोग यहाँ पर स्टडी कर रहे हो। तो इसके लिए आपने जो कुछ भी चीजें आपने इस पूरे 3 साल के दौरान करनी है वो आपका करिकुलम का हिस्सा होता है, ठीक है। वो आपका करिकुलम होता है। और एक पहली साल क्या करेंगे, दूसरी साल क्या करेंगे, तीसरी साल आपको कौन से सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे, ये सारा आपका किसके अंदर आता है, वो आपका सिलेबस के अंदर आता है। उसके अंदर यूनिट्स कौन सी आपने पढ़ने वाले हो आप सारे, वो सभी आपका सिलेबस का हिस्सा होता है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा है। बढ़ते हैं, डिफरेंस देखेंगे, कुछ डिफरेंस बिटवीन करिकुलम एंड सिलेबस, पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस देखेंगे। सबसे पहले जो डिफरेंस देखेंगे वो आपका डेफिनेशन का देखते हैं। डेफिनेशन यानी कि आपकी जो परिभाषा है वो उसका देखेंगे। देखिए, करिकुलम क्या है, एक सेट ऑफ कोर्स होता है, कंटेंट होता है, जो भी किसी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के अंदर, मान लीजिए आपने अगर जैसे मैंने आपको डिग्री का बताया, मान लीजिए आपने कोई भी पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, तो आपकी यूनिवर्सिटी के अंदर पोस्ट ग्रेजुएशन के अंदर आपने 2 साल के अंदर आप जो कुछ भी चीजें पढ़ेंगे वो आपका करिकुलम का हिस्सा होगा। और जो सब्जेक्ट्स आप लोग पढ़ेंगे, जो भी आपका कंटेंट होगा, वो सारा सिलेबस का हिस्सा होता है, ठीक है। ये आपका
डिस्क्रिप्टिव होता है, ठीक है, और ये आपका प्रिस्क्रिप्टिव होता है, ठीक है। ये आपका प्रिस्क्रिप्टिव होता है। प्रिस्क्रिप्टिव मतलब नियम के दायरे में रहते हुए, मतलब आपको बता दिया जाता है कि ये पढ़ना है तो मतलब यही पढ़ना है, इसके अलावा नहीं जाओगे, ठीक है। जो मतलब ये अगर कोई आप कोर्स कर रहे हो तो उस कोर्स के ऊपर, जैसे मान लो 12th के एग्जाम होते हैं, 12th के एग्जाम होते हैं, तो इस 12th के लिए आपने साइंस के अंदर क्या क्या पढ़ना है वो सारा आपको बोर्ड डिसाइड करके देता है। आप खुद से डिसाइड नहीं करते हो ना, तो आपको बोर्ड डिसाइड करके देता है। तो ये बोर्ड ने डिसाइड कर दिया, मतलब क्या, ये प्रेस्क्रिप्टिव है कि भाई आप इसके अंदर कोई भी चेंज नहीं कर सकते हो। आपको ये बताया गया है कि आपको यही पढ़ना है, ठीक है, और उसके अंदर आपको कैसे पढ़ना है, क्या चीजें पढ़नी है, आप उस पूरे सिलेबस को, तो वो सारा इस चीज के अंदर आ जाता है, ठीक है। आप किसी पर्टिकुलर क्लास में जो भी चीजें आप पढ़ेंगे वो आपका सिलेबस का हिस्सा हो जाता है। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट की, क्रिएटेड बाय, मतलब जो करिकुलम है वो किसके द्वारा क्रिएट किया जाता है और जो आपका सिलेबस है वो किसके द्वारा यहाँ पर क्रिएट किया जाता है। तो जो आपका करिकुलम है वो आपका स्टेट लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर या फिर किसी इंस्टीट्यूट के द्वारा क्रिएट किया जाता है। जैसे आपके 10th 12th के बोर्ड्स के एग्जाम हो गए तो आप पूरे उसमें पढ़ेंगे क्या 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 सब्जेक्ट्स आपने पढ़ने हैं, आप क्या क्या चीजें करेंगे, वो सब स्टेट डिसाइड करता है, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट के अंदर सारी जो भी आप अगर डिग्री वगैरह कर रहे हो तो आपके इंस्टीट्यूट जो संस्थान है वो यहाँ पर डिसाइड करेंगे। वहीं अगर बात करें सिलेबस की तो ये आपके टीचर के द्वारा डिसाइड किया जाता है, भाई आप कौन कौन से मेथड्स का टीचर यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे, टीचर आपको किस कहाँ से कैसे कैसे चीजें आपको यहाँ पर पढ़ाएंगे, किस मेथोडोलॉजी का यहाँ पर टीचर यूज करेगा, तो ये सारी चीजें टीचर्स के द्वारा यहाँ पर आपको बताई जाएगी, ठीक है। तो इसको टीचर के द्वारा क्रिएट किया जाता है, जबकि आपका जो करिकुलम है जो कि आपका प्रिस्क्रिप्टिव होता है वो आपका ऑलरेडी डिसाइडेड है, आपको उसको मानना होता है, किसी भी स्टेट, डिस्ट्रिक्ट या इंस्टीट्यूट के द्वारा उसको बनाया जाता है। समायोजन यानी कि सेटिंग्स की अगर बात करें तो जो करिकुलम है कैन नॉट बी इजीली एडजस्टेड, आप इसको इजीली एडजस्ट नहीं कर सकते हो। जो कुछ भी आपको यहाँ पर दे दिया आपने उसको कंप्लीट करना है, आपको उसको मानना है। ऐसा नहीं है कि आपने ये बोल दिया कि मैं इस चीज को कर लेता हूँ और इस चीज को मैं छोड़ देता हूँ, ठीक है। तो हम यहाँ पर ये नहीं कर सकते, आपने जो आप जो है पर्टिकुलर यहाँ पर इजिली एडजस्ट नहीं कर सकते हो कि भाई चलो ठीक है। वहीं जो अगर इसकी बात करें सिलेबस के अंदर तो आप यहाँ पर इजिली एडजस्ट करते हो रिक्वायरमेंट के साथ, मतलब रिक्वायरमेंट के साथ आप यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हो, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर चीजों को कर सकते हो, ठीक है। आप किस मेथड्स का इस्तेमाल करेंगे, हो सकता है आपको टीचर किसी पर्टिकुलर अदर मेथड के साथ समझा दे, मान लो आपको किसी और तरीके से नहीं समझ में आया तो भाई दूसरा मेथड यहाँ पे समझा दे, ठीक है, कोई और पर्टिकुलर बुक आपको रेफर कर दे, तो ये आपका सिलेबस हो जाता है। यहाँ पर हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं, जबकि अगर आपका करिकुलम की बात करी जाए तो यहाँ पर हम लोग एडजस्ट नहीं कर सकते हैं। टीचिंग मेथोडोलॉजी की अगर बात करी जाए तो ये जो है आपका पूरा प्रिस्क्रिप्टिव फॉर्म में होता है, मतलब कि आपका रूल होते हैं ये पूरे, कि आपको ये बता दिया आपको ये पढ़ना है तो मतलब यही पढ़ना है, इसके बाहर नहीं जाओगे, ठीक है। उसके बाद जैसे आपको ये बता दिया जो आपका एग्जाम होने वाला है, इस एग्जाम के अंदर आपको बता दिया भाई सारी चीजें आपने ये पढ़नी है, आप इसके बाहर नहीं जा सकते हो। लेकिन जो सिलेबस होता है वो आपका डिस्क्रिप्टिव होता है, वो आपका वर्णनात्मक होता है, आप यहाँ पे एडजस्ट भी कर सकते हो, आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग थोड़ा सा चीजों में डील भी कर सकते हो। तो ये आपका डिस्क्रिप्टिव होता है और ये आपका प्रिस्क्रिप्टिव होता है, इसमें थोड़ा सा आपने ध्यान में रखना है। कंटेंट की बात करें तो जो करिकुलम होता है वो क्या कंटेंट इसके अंदर आता है, इसके अंदर आपका कोर्स का कंटेंट आ जाता है, आपके ऑब्जेक्टिव्स आ जाते हैं, इनकी आपने अगर करिकुलम बनाया है तो उसका उद्देश्य क्या है, किस पर्पस के साथ आपने करिकुलम बनाया है, क्यों बनाया है आपने, गोल क्या है इसके, तो आप उसके ऑब्जेक्टिव्स आ जाते हैं। मैथोडोलॉजीज इसके अंदर आ जाती है, ठीक है, कार्यप्रणाली। वहीं अगर सिलेबस की बात करें तो यहाँ पर आपके टॉपिक्स होते हैं जो कि आपको कवर करने होते हैं, ठीक है। आपके जो भी असाइनमेंट्स वगैरह हो जाएंगे, जितनी भी आप चीजें यहाँ पर पूरे पढ़ाई के दौरान आप करेंगे वो सारी चीजें आपका सिलेबस का हिस्सा हो जाती है, ठीक है। आई होप आपको यहाँ पर क्लियर हो रहा है। तो ये कुछ डिफरेंस है जिनको आपने देख लेने हैं। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको थोड़ा सा सिलेबस और करिकुलम के बीच में बताया गया है, जिसको आपने फिगर के माध्यम से थोड़ा सा समझाने की कोशिश करी गई है कि जो सिलेबस होता है द स्टूडेंट कैन नो द टॉपिक्स असाइनमेंट एंड स्केड्यूल ऑफ ए सब्जेक्ट बाय रीडिंग सिलेबस, यानी कि यहाँ पर आपको जो असाइनमेंट आपने करने हैं, जो भी कंटेंट आपके रहने वाले हैं, क्या यूनिट आप लोग यहाँ पर करने वाले हो, ठीक है, जो रूल्स होते हैं, पॉलिसीज होती है, इंस्ट्रक्शंस, जितने भी निर्देश होते हैं वो सारे इसके अंदर होते हैं, ठीक है। किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट की समरी होती है, यहाँ पर टीचर के द्वारा या फिर प्रोफेसर के द्वारा सारी चीजें आपको क्रिएट करी जाती है, क्योंकि उसको तो वो तो आपके लिए प्रिस्क्रिप्टिव फॉर्म था करिकुलम, बट जबकि ये जो आपके टीचर के द्वारा डिसाइड किया जाता है, भाई आपका कोई भी
पर्टिकुलर टॉपिक है तो इस टॉपिक को टीचर अपने अकॉर्डिंग कराएगा। अगर किसी एक मेथड से समझ में नहीं आ रहा है तो अदर अल्टरनेट मेथड का यूज कर लेगा, ठीक है। तो ये टीचर के द्वारा एडजस्ट किया जाता है। रेफर्स टू व्हाट टू बी टॉट, यानी कि आपको क्या समझाना है, क्या पढ़ाना है, वो इसके अंदर आता है। और ये फिक्स्ड होता है, ड्यूरेशन कैन बी 1 ईयर, यानी कि मैंने आपको बताया ना वो डिग्री वाली बात की, ये फिक्स्ड होता है, इसका ड्यूरेशन 1 साल का हो सकता है। बल्कि जो आपका करिकुलम होता है वो इससे थोड़ा सा कहीं अलग होता है कि आप जितने भी टाइम के लिए आपका कोई भी आप काम कर रहे हो तो उसके लिए पूरे टाइम इंटरवल के दौरान वो सारी चीजें होती है। करिकुलम की अगर बात करी जाए तो जो करिकुलम है इज अ होल कंटेंट, ठीक है। उसमें तो आपका यूनिट वाइज था भाई, आपने ठीक है एक सब्जेक्ट में आपने ये पढ़ना है वो पढ़ना है, लेकिन इसके अंदर आपका होल कंटेंट आता है, ठीक है। इसके अंदर आपका सब कुछ आता है। जैसे 12th के लिए हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं, 12th के लिए अगर साइंस का स्टूडेंट है तो आप यहाँ पर इंग्लिश भी पढ़ते हो, आप यहाँ पर केमिस्ट्री भी पढ़ते हो, आप यहाँ पर फिजिक्स भी पढ़ते हो, मैथ्स भी पढ़ते हो, बायो भी पढ़ते हो, ठीक है। अपने अल्टरनेट जो भी सब्जेक्ट्स होते हैं सारी चीजें आप यहाँ पर पढ़ते हो। तो होल कंटेंट यहाँ पर आपका आ जाता है। विच इज टॉट इन ए पार्टिकुलर कोर्स प्रोग्राम, दे आर स्किल लर्निंग एक्सपीरियंस यहाँ पर हो जाते हैं। और इनको कौन डिवाइस करते हैं, किसी भी गवर्नमेंट के द्वारा, किसी भी इंस्टीट्यूट के द्वारा, किसी भी यूनिवर्सिटी के द्वारा ये सारी चीजें आपको बताई जाती है। ओवरऑल कंटेंट की यहाँ पर बात करी जाती है, जो भी चीजें आपके ऑल ओवर जो भी आपका काम है उसके दौरान सारी चीजें होती हैं। और ये बताता है कि आप उसमें तो था सिलेबस के अंदर कि आपको क्या पढ़ाना है, इसके अंदर आता है कब पढ़ाना है और कैसे पढ़ाना है, ठीक है, ये आता है। ड्यूरेशन इज टिल कंप्लीशन ऑफ कोर्स, जितने भी टाइम का आपका कोर्स होता है तब तक के लिए आपका ये करिकुलम होता है कि जब तक आपका ये नहीं हो जाएगा आपको ये सारे चीजें यहाँ पर आउटकम्स लेकर के आने हैं, आपका ये ऑब्जेक्टिव्स है जिसको आपको फुलफिल करना है। तो ये आपका करिकुलम था जिसको आपने समझना है। यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं और आएंगे आपके भी, ठीक है। कुछ और फैक्ट्स मैंने इंक्लूड करे हैं। सिलेबस की अगर बात करें तो ये आपका ये ग्रीक टर्म हो जाता है। ये एक सेट ऑफ सब्जेक्ट्स होता है और ये डिस्क्रिप्टिव होता है और इसका जो स्कोप होता है वो नैरो होता है। नैरो का मतलब क्या होता है भाई, थोड़ा सा दायरा इसका संकीर्ण होता है, बिकॉज जो करिकुलम होता है वो आपका ड्यूरेशन ऑफ योर कोर्स होता है, जबकि इसका जो है जितने टाइम में आपका कोई भी सब्जेक्ट कोई भी यूनिट आपकी खत्म होनी है वो उसका पर्टिकुलर टाइम होता है। करिकुलम की अगर बात करें तो करिकुलम क्या है, आपका एक लैटिन टर्म होता है और ये एक सेट ऑफ कोर्स होता है, ठीक है। जितने भी आप लोग सब्जेक्ट्स यहाँ पर पढ़ने, जो भी आपने कंटेंट पढ़ना है पूरे इस कोर्स के दौरान वो सारी चीजें यहाँ पर होती हैं। ये प्रेस्क्रिप्टिव फॉर्म में होता है, यानी कि रूल्स के अंदर होता है। आपको एक तरीके से बता दिया जाता है कि आपको यही करना है, ठीक है, कि आपको यही करना है, इसके अलावा नहीं जाना है। इसका जो स्कोप होता है वो कैसा होता है, वाइड होता है एज कंपेयर टू सिलेबस। नेक्स्ट पर बढ़ जाते हैं, फटाफट से लेंगे। वैसे मैंने सारी चीजें आपके लिए इंक्लूड करी है तो फटाफट से सारी चीजें यहां पर लेंगे। सिमिलैरिटीज की बात कर लेते हैं कि करिकुलम और सिलेबस के बीच में क्या क्या सिमिलैरिटीज है इनके बीच में। तो बोथ द करिकुलम एंड द सिलेबस हैव वन अल्टीरियर गोल एंड टीचर, यानी कि दोनों का ही गोल होता है अपना एक, और अपनी क्या मतलब टीचिंग के लिए तो सारी चीजें हो रहे हैं। दोनों का प्रोक्स लक्ष्य है वो क्या है, शिक्षण। दोनों का सेम गोल होता है भाई, हम लोग सिलेबस भी क्यों पढ़ रहे हैं और करिकुलम को भी क्यों डिसाइड किया गया है, आपके एक सुटेबल आउटकम के लिए सारी चीजें यहाँ पर की जा रही है। आपका एक यहाँ पर निर्धारित गोल है जो कि आपका टीचिंग है, बच्चों को जो चीजें पढ़ाई जा रही है वो उसको आ जानी चाहिए है। तो इसका दोनों का ही लक्ष्य क्या होता है, वो टीचिंग है, ठीक है। ये चीज यहाँ पर आपने ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट है बोथ द करिकुलम एंड द सिलेबस आर डिजाइंड कीपिंग स्ट्रॉन्ग एजुकेशनल गाइडलाइंस, यानी कि सारी चीजें आपके एजुकेशन सिस्टम के लिए करी गई है। जो भी आपकी पर्टिकुलर गाइडलाइंस है उन चीजों को यहाँ पर ध्यान में रखने के लिए करी गई है। तो दोनों ही चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फिर चाहे करिकुलम हो वो अपने लेवल पर इंपॉर्टेंट है, जब तक आपको कोई ये नहीं बताएगा कि आपने इस कोर्स के दौरान पढ़ना ये है तो आप पढ़ेंगे क्या, ठीक है। फिर हमें पता कैसे चलेगा भाई हमें ये सब्जेक्ट पढ़ना है, हमें ये कंटेंट पढ़ना है। तो करिकुलम का भी अपना एक अलग एम होता है, एक अलग ऑब्जेक्टिव होता है, और वही अलग अगर सिलेबस की बात करें तो बिना सिलेबस के फिर आप कैसे ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो दोनों का अपना अपना यहाँ पर अच्छा तरीका होता है। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बोथ द करिकुलम एंड द सिलेबस आर क्रूशियल फॉर द होलिस्टिक ग्रोथ ऑफ स्टूडेंट। मैंने आपको वही बताया कि दोनों ही चीजें जरूरत है। अगर आपको करिकुलम नहीं पता होगा फिर आप सिलेबस तक कैसे जाएंगे, और अगर आपको करिकुलम पता है सिलेबस नहीं पता फिर हम पढ़ेंगे क्या। हमको बस ये बता दिया जाएगा ये पढ़ना है, लेकिन कहां से पढ़ेंगे, ठीक है, हम करेंगे कहां से। जैसे आपके इस एग्जाम में आपको ये बता दिया कि आपको ये पढ़ना, आपको पैडागोजी पढ़नी है, आपको यहाँ पर रोड सेफ्टी पढ़नी है, आपको यहाँ पर ईवीएस पढ़ना है, आपको यहाँ पर जीके भी पढ़नी है जिसके अंदर बहुत सारी चीजें आती है, आपका यहाँ पर सब्जेक्ट्स पढ़ना है, ठीक है। ये सारा आपको बता दिया। लेकिन अगर आपको यही ना पता चले भी पैडागोजी करे कहां से, रोड सेफ्टी करे कहां से, तो फिर क्या इस चीज का कोई मकसद रह जाता है। तो दोनों ही चीजों का अपना अपना यूज है, दोनों ही चीजें अपने आप में इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये कुछ सिमिलैरिटीज है।
उसके बाद करिकुलम के टाइप्स पढ़ लेते हैं, जहां से क्वेश्चन आ जाते हैं। करिकुलम पाठ्यचर्या डिजाइन के प्रकार, यहाँ पर बेसिकली 3 प्रकार की बात करी गई है, जो कि आपका पहला है सब्जेक्ट सेंटर्ड, आपका विषय केंद्रित, ठीक है, सब्जेक्ट सेंटर्ड, विषय केंद्रित आप इसको बोल सकते हो। दूसरा है लर्नर सेंटर्ड, इसको आप चाइल्ड सेंटर्ड भी बोल सकते हो, स्टूडेंट सेंटर्ड भी बोल सकते हो, ठीक है। ये आपका है लर्नर सेंटर्ड, इसके अंदर आपका जो केंद्र में रहेगा बच्चा रहेगा। तीसरा आपका प्रॉब्लम सेंटर्ड। तो एक एक करके सारी चीजों को यहाँ पर अच्छे से कवर करेंगे। सिलेबस की सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम डिजाइन की अगर बात करें, जिसके अंदर आपका सेंटर में सब्जेक्ट रहता है, तो यहाँ पर रिवॉल्व अराउंड पार्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर और डिसिप्लिन। यहाँ पर आपका जो करिकुलम बनाया जाता है वो आपके किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को बीच में रख करके बनाया जाता है। जैसे कि आपका सब्जेक्ट सेंटर करिकुलम में फोकस ऑन मैथ और बायोलॉजी, जैसे आपका पर्टिकुलर मैथ के लिए बना दिया, बायोलॉजी के लिए बना दिया, भाई इसका जो सिलेबस है वो यही रहेगा, ठीक है। तो ये करिकुलम है कि किसी भी, जैसे मान लो अगर आपका ईवीएस है, यहाँ पर ईवीएस छोड़ो, चलो पेडागोजी ले लेते हैं, ठीक है। पेडागोजी पढ़ रहे हैं तो पेडागोजी की बात कर लेते हैं। पेडागोजी के अंदर आपका ये सारी चीजें क्यों दी गई, क्योंकि आपके लिए कहीं ना कहीं इस सब्जेक्ट को यहाँ पर सेंटर में किया गया है, ठीक है, कि भाई आपको अगर ये पढ़ना है तो इसके अंदर आपको ये टॉपिक यहाँ पर पढ़ने हैं। तो किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को जब हम सेंटर में रखें, यानी कि वो चीजें आपको आ जानी चाहिए। अगर आप मैथ पढ़ रहे हो तो मैथ से रिलेटेड सारी चीजें आपको आनी चाहिए। ऐसे हम अपना करिकुलम यहाँ पर बनाते हैं, ठीक है, ऐसे हम अपना पाठ्यचर्या यहाँ पर डिजाइन करते हैं। तो ये आपका सब्जेक्ट सेंटर था, जो कि आपका किस चीज पे चल रहा था, सब्जेक्ट पे चल रहा था, ठीक है, विषय वस्तु पर चल रहा था। टाइम टू फोकस ऑन द सब्जेक्ट rather than इंडिविजुअल, यानी कि बच्चों को नहीं, इंडिविजुअल को ध्यान में रख के नहीं, बल्कि एक विषय को केंद्र में रख करके जो करिकुलम बनाया जाता है वो आपका विषय केंद्रित पाठ्यचर्या होती है। ये आपने ध्यान में रखना है। वहीं अगर बात करें लर्नर सेंटर्ड करिकुलम डिजाइन की, तो यहाँ पर जो सेंटर में होगा कौन होगा, इन कॉन्ट्रास्ट जो सेंटर में होगा वो आपका बच्चा होगा, लर्नर होगा, स्टूडेंट होगा, ठीक है, चाइल्ड होगा। यानी कि बच्चे की इंडिविजुअल नीड को ध्यान में रखते हुए हमने क्या किया, अपना डिजाइन किया करिकुलम। टेक्स ईच इंडिविजुअल्स नीड, हर बच्चे की जो नीड्स है, उसकी आवश्यकताएं हैं, उसको ध्यान में रखते हुए, उसके इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए, गोल्स को ध्यान में रखते हुए हमने सारी चीजों को यहाँ पर कंसिडर किया है। अगर अदर वर्ड्स में बात करें तो इट एक्नॉलेज दैट स्टूडेंट्स आर नॉट यूनिफॉर्म एंड एडजस्ट टू दोज स्टूडेंट नीड्स, यानी कि हर बच्चे यहाँ पर सेम नहीं होते हैं, हर बच्चे यहाँ पर, हर छात्र है वो यहाँ पर समान नहीं होता है, और छात्रों की जरूरतों को यहाँ पर समायोजित करते हैं। यानी कि जो सारी चीजें कर रहे हैं बच्चों के मूड के ऊपर, बच्चों के इंटरेस्ट के ऊपर सारी चीजें यहाँ पर डिजाइन करी जाती है, ठीक है। तो दोनों के अंदर डिफरेंस पता चल गया, वो नाम से ही क्लियर है, वो सब्जेक्ट को सेंटर में रखकर हो रहा था और ये बच्चे को सेंटर में रख करके हो रहा था। प्रॉब्लम सेंटर्ड करिकुलम क्या होता है, लाइक लर्नर सेंटर्ड करिकुलम डिजाइन, प्रॉब्लम सेंटर्ड करिकुलम डिजाइन इज आल्सो ए फॉर्म ऑफ, यानी कि इसके अंदर भी बच्चा ही बीच में ही है, मतलब ये स्टूडेंट सेंटर्ड डिजाइन के जैसा ही है। बट यहाँ पे क्या होता है कि जो प्रॉब्लम सेंटर्ड करिकुला है वो फोकस करता है ऑन टीचिंग स्टूडेंट्स हाउ टू लुक एट ए प्रॉब्लम, यानी कि बच्चे को यहाँ पर ये बताया जाता है कि आपके सामने अगर कोई समस्या है तो आपको उस समस्या को कैसे लुक आउट करना है, आपको उसके लिए कैसे सॉल्यूशंस आप यहाँ पर ढूंढ करके ला सकते हो, कैसे आप टीम अप कर सकते हो विद द सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम। तो यहाँ पर बच्चा ही बीच में है, स्टूडेंट ही यहाँ पर केंद्र में है, चाइल्ड ही यहाँ पर केंद्र में है, आपका लर्नर जो है, जो आपके बच्चे हो जाते हैं वही आपके केंद्र में है। बट यहाँ पर फोकस करा जाता है टीचिंग, कि हमें कैसे टीचिंग करें इस करिकुलम में, कि बच्चे को जो भी सोल्यूशन प्रॉब्लम दिखे उसका सोल्यूशन बच्चा जो है ढूंढ पाए, उसका सोल्यूशन बच्चा, उसका जो समाधान है वो बच्चा निकाल पाए, ठीक है। तो प्रॉब्लम सेंटर्ड करिकुलम ये हो जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, कोर करिकुलम क्या होता है। कोर करिकुलम का मतलब होता है, जैसे कोर चीजें आपने सुनी होगी ना, जैसे कोर सब्जेक्ट्स होते हैं। कोर सब्जेक्ट्स कौन से होते हैं, जैसे आपका बेसिक जो चीजें होती है, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, मैथ हो गया, साइंस हो गया, ये आपके कोर सब्जेक्ट्स होते हैं। आपने हमेशा पढ़े हैं इस चीजों से, ये चीजें सारे आप बेसिकली नीचे पढ़ करके आए हुए हैं। तो क्या किसी का गुजारा हो सकता है अगर आप हिंदी ना पढ़े, इंग्लिश ना पढ़े? तो ऐसे बेसिक चीजें जो वो आपकी कोर सब्जेक्ट्स के अंदर आती है, आपकी कोर करिकुलम के अंदर आ जाती है। नहीं बेटा, ठीक है। कोर करिकुलम रेफर्स टू अ सीरीज और सिलेक्शन ऑफ कोर्सेज डीम्ड एसेंशियल, यानी कि ऐसे यहाँ पर सब्जेक्ट्स होते हैं जो आपके लिए एसेंशियल है, दैट ऑल स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट बिफोर दे कैन मूव ऑन द नेक्स्ट लेवल, यानी कि आप जब तक अपने एक हाई लेवल पर बढ़े उससे पहले आपको वो जो एसेंशियल जो सब्जेक्ट्स है उनको पढ़ना जरूरी हो जाता है, ठीक है। जैसे मान लिया अगर आपने पहले मैथ नहीं पढ़ा अपने प्रीवियस क्लासेस में, तो फिर जब आप बाद में जाओगे 11th 12th में 9th 10th में, तो फिर आप कैसे मैथ्स कर पाओगे, जब आपने पीछे जो आपका कोर था सिलेबस, जो आपका मतलब एक
एसेंशियल जो सिलेबस था उसको तो आपने किया ही नहीं, तो फिर आगे आप अपनी फर्दर लेवल पर नहीं मूव कर सकते हो, ठीक है। तो या फिर अगर आपने अर्न करना कोई डिप्लोमा या फिर बट नॉट लिमिटेड टू वेरियस रीडिंग राइटिंग, यहाँ पर मतलब ये है कि आपको जितने भी वेरियस आपके एसेंशियल कोर्सेज होते हैं, जो भी आपके एसेंशियल सब्जेक्ट्स होते हैं, वो आपके कोर करिकुलम का हिस्सा होते हैं, कि आपको ये पढ़ना जरूरी होता है इससे पहले कि आप अपने नेक्स्ट लेवल पर मूव करें, ठीक है। तो ये आपका कोर करिकुलम हो जाता है। उसके बाद स्पाइरल करिकुलम की अगर बात करें तो स्पाइरल का मतलब आप सभी को पता है, लीनियर नहीं बल्कि कैसा, स्पाइरल, ठीक है, ऐसे ऐसे टाइप में, स्पाइरल फॉर्म में, ठीक है। तो ये जो स्पाइरल करिकुलम की जब भी बात आती है, सर्पिल पाठ्यक्रम की जब भी बात आती है, तो हम किसके बारे में बात करते हैं, ब्रूनर के बारे में बात करते हैं, जेरोम ब्रूनर के बारे में बात करते हैं, ठीक है। इन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में भी बात करी थी, कुछ 3 मोड दिए थे इन्होंने लर्निंग के, और डिस्कवरी लर्निंग के बारे में भी बात करी थी। एडिशनल इंफॉर्मेशन है जो पहले भी दे चुकी हूं, और साथ ही जो आपका स्केप फोल्डिंग का कॉन्सेप्ट है, स्केप फोल्डिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया था, वो भी आपका ब्रूनर ने दिया था, ये भी ध्यान में रखना, ठीक है। तो स्पाइरल करिकुलम के जब भी बात आती है तो हम किसके बारे में बात करते हैं, ब्रूनर के बारे में बात करते हैं, ठीक है। ये एक ऐसी अप्रोच है टू एजुकेशन दैट इन्वॉल्व्स रेगुलरली रिविजिटिंग द सेम एजुकेशनल टॉपिक्स ओवर द कोर्स ऑफ स्टूडेंट एजुकेशन। इसको आप ऐसे समझिए कि जैसे आप अपनी क्लासेस में जब आप मूव करते जाते हो, आपने 6th में कुछ पढ़ा, थोड़ा सा बेस पढ़ा, उसका ही थोड़ा सा एनहांस वर्जन आप 7th में पढ़ोगे, उसका और थोड़ा सा डीपर मीनिंग आप 8th में पढ़ोगे। जैसे साइंस के अंदर बात कर लेते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये है कि स्पाइरल का मतलब ये है कि आप जो चीज पहले पढ़ करके आ रहे हो ना, जब आप बड़ी क्लासेस में जाते हो तो उसका ही हायर वर्जन आप पढ़ते हो, उसे ही आप बेस बना करके उसका ही हायर वर्जन पढ़ते हो, यानी कि आप घूम फिर करके वही चीजें पढ़ते हो, बस आपका जो नॉलेज का जो लेवल है वो थोड़ा सा डीप हो जाता है। अभी समझे इस चीज को। जैसे 6th क्लास में मान लो आपको पढ़ाया गया कि लिविंग बीइंग क्या होते हैं, नॉन लिविंग थिंग क्या होते हैं, फिर 7th में आप गए, आपको थोड़ा सा और यहाँ पर इकोसिस्टम के बारे में सारे बता दिया गया। फिर जब आप 8th में पढ़े तो आपको यहाँ पर जो ग्रीन हाउस गैसेज है, ऐसे सारे रिलेट करते हुए सारी चीजें आपको बता दी, ठीक है। 9th तक 10th तक जब आप ये सारी चीजें पढ़ते हो, जैसे मोशन का चैप्टर है, जब आप फोर्स पढ़ते हो तो 8th में बहुत ही हल्के लेवल का होता है, 9th में थोड़ा बढ़ जाता है, 10th में और बढ़ जाता है, 11th 12th में जब जाओगे तो थोड़ा और डीप लेवल में चला जाता है। तो यही आपका स्पाइरल करिकुलम होता है कि जब आप हायर टाइम पे जाते हो, आप अपनी स्टेप बाय स्टेप जब आप बढ़ते जाते हो तो आपका जो नॉलेज है वो आपका डीप में जाता रहता है, ठीक है। आपकी यहाँ पर डीपर नॉलेज यहाँ पर क्रिएट होती है किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक की, तो वही आपका स्पाइरल करिकुलम होता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हिडन और कोवर्ट और इम्प्लिसिट करिकुलम। अब ये ना नाम याद रखना, मैं भी आपसे पूछ ले, इसको हिडन करिकुलम भी बोला जाता है, कोवर्ट भी बोलते हैं और इम्प्लिसिट करिकुलम भी बोलते हैं, ठीक है। छिपा हुआ, निहित करिकुलम इसको आप बोल सकते हो, पाठ्यक्रम आप इसको बोल सकते हो। हिडन करिकुलम का आप इसी से नाम से समझो, मतलब जो उजागर नहीं है, जो छिपा हुआ है, जो आपके सिलेबस में लिख करके दिया नहीं है, बट फिर भी आप उस चीज को कहीं ना कहीं करते हो और सीखते हो। तो हिडन करिकुलम इज ए सेट ऑफ लेसन्स व्हिच आर लर्न बट नॉट ओपनली इंटेंडेड टू बी टॉट इन स्कूल सच एज नॉर्म्स। यानी कि आप जब एजुकेट होते हो, जब आप शिक्षण आप लोग करते हो, तो आप अपने नॉर्म्स को भी पढ़ते हो, आप अपने वैल्यूज को भी यहाँ पर अंडरस्टैंड करते हो, आप अपने बिलीफ को भी यहाँ पर अंडरस्टैंड करते हो, जो कि आपको लिख करके नहीं दिया होता है। भाई आपको अपने समाज में कैसे रहना है, आपको एक दूसरे के साथ कैसे बिहेव करना है, ये चीजें आपको क्या पाठ में पढ़ाई थोड़ी ना जाती है। लेकिन एजुकेशन के साथ साथ जैसे आप लोग एजुकेट होते जाते हो, आप ये चीजें जो है बेसिक लेवल पर आप इन चीजों को सेल्फ जो है अपने अंदर एनहांस करते जाते हो, इंक्रीज करते जाते हो। तो ये आपका जो कि आपको लिख करके सिलेबस में दिया नहीं होता है करिकुलम में, वो आपका हिडन करिकुलम होता है, कोवर्ट करिकुलम होता है और आपका इम्प्लिसिट करिकुलम होता है, ठीक है। तो इस चीज पे आपने यहाँ पर ध्यान में रखना है कि ऐसा करिकुलम जो कि आपको ओपनली दिया नहीं गया है, बट फिर भी आप उस चीज को करते हो, आपको स्कूल में ये सारी चीजें सिखाई जाती है, आप उसको सीख जाते हो, वो आपका हिडन, कोवर्ट या फिर इम्प्लिसिट करिकुलम होता है। उसके ही अपोजिट अगर बात करें कि एक्सप्लिसिट करिकुलम क्या होता है, वो इम्प्लिसिट था, ये एक्सप्लिसिट है, ठीक है। वो कोवर्ट था, ये ओवर्ट है, वो हिडन था, ये रिटन है, और इसको ऑल्सो फॉर्मल करिकुलम भी बोलते हैं। तो ये सारे नाम आपने ध्यान में रखने हैं। वो ऐसा करिकुलम था जो आपको लिख करके नहीं दिया गया था, बट फिर भी आप कर रहे हो। बट ये वाला जो करिकुलम है वो आपका वो करिकुलम है जो आपको पर्टिकुलरली लिख करके दिया गया है, ठीक है। लिख करके दिया गया है आपको कि आपने ये पढ़ना है,
डिफरेंस समझे दोनों के बीच में कि कोवर्ट यानी कि हिडन वो था जो आपको दिया नहीं गया था, बट आप उसको पढ़ रहे थे, आप उसको सीख रहे थे, जैसे आपके नॉर्म्स हो गए, आपका एटीट्यूड हो गया, आपकी पर्सनालिटी हो गई, आपके बिलीव्स हो गए। लेकिन जो उससे अलग जो भी आपका लिख करके दिया जाता है कि आपको ये पढ़ना है, पूरे साल ये करना है, ये करना है, वो आपका एक्सप्लिसिट करिकुलम हो जाता है, ओवर्ट करिकुलम हो जाता है। ठीक है, जैसे कि आप लोग जो टीचर के द्वारा आपको पढ़ाया जाता है, स्कूल बोर्ड के द्वारा जो आपको दे दिया जाता है, ठीक है, टीचर का क्या प्लान है अपनी क्लास के लिए, वो सारी चीजें आपकी इसमें आ जाती है। दोनों के बीच में थोड़ा डिफरेंस है, इनके नाम ये सारे हैं, इनको आपने ध्यान में रखना है। उसके बाद है एक्सक्लूडेड या फिर नल करिकुलम। एक्सक्लूडेड बहिष्कृत करिकुलम, ठीक है, बहिष्कृत और नल करिकुलम आप इसको बोल सकते हो यहाँ पे, तो ये भी आपने ध्यान में रखना है। अशक्त पाठ्यक्रम, एक्सक्लूडेड करिकुलम इज ऑल्सो नोन एज द नल करिकुलम। ठीक है, इट रेफर्स टू व्हाट कंटेंट इज नॉट टॉट इन ए कोर्स, यानी कि वो कंटेंट होता है जो आपको पढ़ाया नहीं जाता कोर्स के दौरान। ऑफन एन एजुकेटर करिकुलम स्पेशली बिलीव्स, यानी कि एक ऐसा करिकुलम होता है, ये एक ऐसा आपका कंटेंट होता है जो आपका पढ़ाया नहीं जाता, टीचर ये समझता है कि ये आपके लिए मे भी जरूरी ना हो। ठीक है, तो एक ऐसा कंटेंट होता है, जैसे अगर आप अभी कोई चीज अगर पढ़ाते हो, तो अगर आप किसी से पढ़ रहे हो, तो अगर वो कुछ भी चीज को स्किप कर देते हैं या फिर वो अगर ये मान लेते कि वो चीज आपके लिए जरूरी नहीं है, तो वो फिर इसके अंदर आ जाता है। ठीक है, नल करिकुलम के लिए अंदर, और एक्सक्लूडेड यानी कि उसका बहिष्कार हमने कर दिया है। ठीक है, तो स्पेशलिस्ट बिलीव दैट ए सर्टेन स्किल और कंसेप्ट इज लेस इंपॉर्टेंट और डज नॉट नीड टू बी कवर्ड, यानी कि हम लोग यहाँ पर ये मान लेते हैं कि ये जो आपका कंटेंट है, ये जो भी आपका कॉन्सेप्ट है, वो आपके लिए बहुत कम इंपॉर्टेंट है और इसको कवर करने की जरूरत नहीं है। तो ऐसा जो करिकुलम है आपका एक्सक्लूडेड करिकुलम में आ जाता है, बहिष्कृत और अशक्त पाठ्यक्रम में ये सारी चीजें आपकी काउंट हो जाती है। ये आपका टॉपिक हो गया है, आपका सिलेबस और करिकुलम। आई होप आपको समझ में आया होगा। करिकुलम का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर कोर्स के दौरान आप क्या क्या चीजें करने वाले हो, आपको क्या क्या वहां पर पढ़ना है, पहले साल में क्या, दूसरे साल में क्या, तो ये सारी चीजें आपका करिकुलम का हिस्सा हो जाता है। सिलेबस की मतलब ये होता है कि आप पर्टिकुलर ईयर में, पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आप क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हो, वो आपका सिलेबस का हिस्सा होता है। ठीक है, नेक्स्ट पे बढ़ जाते हैं इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग, जिसके अंदर हम लोग लेसन प्लान पढ़ेंगे, यूनिट प्लान पढ़ेंगे और ईयर प्लान पढ़ेंगे। तो आपने ये सारी चीजें यहाँ पर देखनी है। इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग होती क्या है, निर्देशात्मक योजना होती क्या है। तो जो इंस्ट्रक्शन प्लानिंग है एक ऐसी प्रोसेस होती है, डिसाइड करता है व्हाट टू टीच। देखिए बेसिकली अगर यहाँ पे स्कूल की बात करें, तो आप पर्टिकुलरली एक साल में, जैसे मान लीजिए आप तो स्कूल के टीचर बनेंगे, तो मान लीजिए अगर आप 7th को पढ़ा रहे, 8th को पढ़ा रहे हैं, तो उस पर्टिकुलर 8th पूरे साल में 8th क्लास के अंदर क्या क्या चीजें हम पढ़ाएंगे, कैसे हम मैनेज करेंगे, कब छुट्टियां होगी, क्या क्या चीजें हमने वहां पर जो है सारी चीज देखनी है, तो वो आपकी प्लानिंग होती है। हर चीज की प्लानिंग होती है। आप अपने एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपने भी तो प्लान किया है ना, तो यहाँ पर टीचिंग के लिए भी प्लानिंग होती है। ठीक है, वही आपका इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग के अंदर आ जाता है कि हम कैसे टीच करेंगे, क्या हम टीच करेंगे ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। इंस्ट्रक्शन प्लानिंग हेल्प द टीचर टू कंस्ट्रक्ट गोल्स। जब हमारे पास यहाँ पर ये योजना तैयार होती है, तो इससे टीचर को हेल्प होती है तो कि वो अपने गोल को यहाँ पर अचीव कर पाए, जो भी उसके उद्देश्य है। भाई 8th क्लास को उसने पढ़ाना है, तो 8th क्लास को जब रिजल्ट आएगा तो बच्चे किस किस में माहिर हो जाए, वो उसका ऑब्जेक्टिव होता है, वो उसके गोल्स होते हैं जिसको उसने पूरा करना है। ठीक है, और इंस्ट्रक्शन एंड असेसमेंट मेथोडोलॉजी, क्या कुछ चीजें पढ़ानी है, कैसे करना है, कैसे असेसमेंट होगा, क्या क्या चीजें यूज करी जाएंगी, वो सारी आपकी प्लानिंग का हिस्सा यहाँ पर हो जाती है, जो कि ऑल ओवर द ईयर एक टीचर को यहाँ पर करना होता है। तो ये प्लानिंग होती है। टाइप्स की अगर बात करें तो यहाँ पर हम 3 तरह की टाइप्स की बात करते हैं पूरे साल में। जैसे एक हो जाता है आपका ईयर प्लान, एक हो जाता है आपका यूनिट प्लान और एक हो जाता है आपका लेसन प्लान। ठीक है, तो आपको ऐसे मान के चलना है कि मान लीजिए ये आपका क्या है, ईयर प्लान है। ठीक है, तो इसके अंदर आपका आ जाता है यूनिट प्लान और इसके भी अंदर आपका क्या आ जाता है, लेसन प्लान। ठीक है, तो ऐसे आप एक वेन डायग्राम के माध्यम से समझ सकते हैं कि साल की जो भी आपकी योजना है, पूरे साल आप क्या पढ़ाएंगे, मतलब कौन से महीने क्या चीजें चलेगी, वो आपका ईयर प्लान के अंदर आ जाता है। उसके बाद आपने देखा होगा ना, आपकी जो किताबें होती है उसमें यूनिट्स वगैरह होती है, और यूनिट्स आपकी वो लेसन होते हैं, और जो आपका लेसन होता है वो आपकी सब यूनिट हो जाती है। यानी कि एक यूनिट के अंदर भी 4-5 लेसन यहाँ पर दिए हुए होते हैं। जैसे आपने अगर पेडागोजी ये देखा होगा, तो पेडागोजी के अंदर आपको 5 यूनिट दी गई है, लेकिन उन 5 यूनिट के अंदर भी आपको सब टॉपिक्स ऐसे दिए गए ना, वो आपका लेसन हो जाते हैं। ठीक है, ये ऐसे डिफरेंशिएट इसको करके चलो। तो ईयर प्लान क्या होता है, यहाँ पे
यानी कि पूरे वर्ष की योजना है। आप पूरे वर्ष कैसे चीजों को यहाँ पर कैटर करेंगे। ए प्लान प्रिपेयर्ड कीपिंग इन व्यू ऑफ द लेसन्स टू बी टॉट मंथ वाइज, यानी आप मंथ वाइज हर महीने आप कैसे पढ़ाएंगे, क्या पढ़ाएंगे, वो सारा अकेडमिक ईयर में वो सारी आपका लेसन प्लान होता है। ठीक है, एक शैक्षणिक वर्ष में माहवार पढ़ाए जाने वाले पाठों को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई योजना को वर्ष योजना कहा जाता है, कि आप पूरे साल में कैसे पढ़ाएंगे, हर महीने आप कैसे चलेंगे चीजों को लेकर के, वो आपका ईयर प्लान का हिस्सा हो जाता है। ठीक है, और ये आपका सिस्टमैटिक एनुअल टीचिंग प्लान हो जाता है, जिससे टीचर को काफी हेल्प मिलती है। अगर प्लान ऑलरेडी तैयार है तो टीचर को ऑब्वियसली हेल्प मिलेगी, उसको पता चल जाएगा उसको कब तक क्या अपनी चीजें कंप्लीट करनी है, तो वो उसी के अकॉर्डिंग चलेगा। ठीक है, तो इससे जो है टीचर को कैसे हेल्प मिल सकती है, टीचर इससे एस्टेब्लिश कर सकता है प्रॉपर कोरिलेशन बिटवीन द डिफरेंट लेसन्स, यानी कि टीचर इससे ये लेकर के चल सकता है कि आप उसको जो है पर्टिकुलर लेसन्स कितने दिन में खत्म करना है, क्योंकि उसको एक दे दिया गया है कि अपने उसमें, जैसे आपने किसी प्राइवेट स्कूल में अगर टीच किया है तो वहां पर भी बता देते हैं ना कि आपको इस महीने तक FA1 ले लेने हैं, FA2 ले लेने हैं, ऐसे वो सारी चीजें यहाँ पर कि आपका पूरा साल में बता दिया गया है कि आप FA1 FA2 तब तक ले लेंगे, फिर आपका SA1 होगा, फिर आपने इस महीने तक FA3 and 4 एंड देन फाइनल आपका एग्जाम होगा। वो पूरी प्रोसेस आपका इसके अंदर ही आती है। तो इससे टीचर रिलेशन बना पाता है डिफरेंट लेसन्स के बीच में कि वो कब कब सारी चीजों को पढ़ाएगा, इंगेज कर पाता है स्टूडेंट्स को इफेक्टिवली इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस और मेकिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस मोर रेगुलर एंड ऑर्गेनाइज्ड। यहाँ पर टीचर जो है प्रभावशाली तरीके से सारी चीजों को ऑर्गेनाइज कर सकता है, ताकि दोनों ही जो है इंगेज हो सके उस प्रक्रिया में, उस टीचिंग लर्निंग की प्रोसेस में। ठीक है, तो टीचर को यहाँ पर काफी हेल्प मिलती है। उसके बाद आती है यूनिट प्लान। क्या होता है, आपकी इकाई योजना क्या होती है। यूनिट प्लान के अंदर आपके पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स में जो भी यूनिट्स होती है उसकी प्लानिंग होती है कि ठीक है, अच्छा ये वाली यूनिट है, ठीक है, तो इस यूनिट के अंदर जैसे यहाँ पर आपकी पेडागोजी की 2 यूनिट है, ठीक है, 2 यूनिट है, तो मैंने यहाँ पर प्लानिंग करी कि मैं आपको पर्सपेक्टिव, ये जो थियोरेटिकल पार्ट है आपका लर्निंग का वो तब कराऊंगी, आपका ये वाला तब कराऊंगी और रिमेनिंग मैं तब कराऊंगी। तो ये मेरी भी अपनी प्लानिंग है। ठीक है, तो यूनिट प्लान के अंदर क्या होता है, आपका कोर्स प्लान के अंदर कोर्स प्लान हो गया आपका, यानी कि आपका ईयर प्लान की बात कर रही है, ईयर प्लान हो गया। उसके बाद यूनिट प्लान को प्रिपेयर किया जाता है किसी भी टीचर के द्वारा कि वो कैसे अपने लेसन को यहाँ पर कब कब पढ़ाएगा, वो उसका यूनिट प्लान का हिस्सा हो जाता है। यहाँ पर मैनी लेसन होते हैं यूनिट्स के अंदर, भाई एक यूनिट के अंदर 10-10 भी लेसन हो जाते हैं, जैसे आपने मैथ्स के अंदर भी करा होगा, साइंस के अंदर भी करा होगा। तो यहाँ पर क्योंकि मैनी लेसन इज नो लॉन्गर देन ए लेसन प्लान, ठीक है, क्योंकि लेसन प्लान आपकी लास्ट यूनिट हो जाती है। यूनिट प्लान है 5 सेक्शन, इसके अंदर आपके 5 सेक्शन हो जाते हैं, जिसके अंदर आप इंट्रोडक्शन करते हो, फिर आपके उद्देश्य आ जाते हैं, ऑब्जेक्टिव्स आ जाते हैं, फिर आपका कंटेंट आ जाता है, आप क्या पढ़ाएंगे, फिर हिंट्स आ जाती है, हिंट्स फॉर टीचर्स आ जाते हैं, एंड देन आप इवैल्यूएशन करते हो कि बच्चे ने क्या कुछ चीजें कितनी कर ली है। तो ये कुछ 5 सेक्शन है इसके यूनिट क्लास के कि आप सबसे पहले क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन देंगे, फिर उसके बाद आप ये डिसाइड करेंगे, ऑब्जेक्टिव बताएंगे, उद्देश्य बताएंगे कि आप करने क्या वाले हैं, फिर आप कंटेंट बताएंगे क्या चीजें पढ़ाई जाएंगी, उसके बाद टीचर्स के लिए हिंट्स आएंगे, एंड देन आप इवैल्यूएट करेंगे, आप मूल्यांकन करेंगे कि चीजें जो है वो सही दिशा में हो रही है कि नहीं हो रही है। तो ये यूनिट प्लान के कुछ 5 स्टेप्स है, 5 सेक्शंस है, जिसको आपने ध्यान में रखना है। अब टॉपिक इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ यूनिट प्लान, ठीक है, जो भी आपका टॉपिक हो जाते हैं भाई यूनिट प्लान के अंदर पर्टिकुलर काफी सारे लेसन आ जाते हैं, उसके अंदर जो टॉपिक होता है वो स्मॉलेस्ट यूनिट हो जाती है। ठीक है, अब फादर आपसे पूछे जाते हैं यूनिट प्लान किसने दिया था, तो यूनिट प्लान के जो फादर है वो मॉरिसन है, HC मॉरिसन, ये आपने ध्यान में रखना है। मॉरिसन ने कुछ 5 स्टेप्स दिए हैं, उन्होंने साइक्लिक फेज ऑफ टीचिंग के बारे में बात करी थी, जिसके उन्होंने 5 स्टेप्स दिए हैं, 5 जो है स्टेप दिए हैं, चरण दिए हैं, जिनके बारे में बात करेंगे, ये आपके लिए समझने जरूरी हो जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एक्सप्लोरेशन के बारे में कि जब आप एक्सप्लोर करते हो, इस स्टेप के अंदर टीचर ट्राई करता है टू नो, यानी कि टीचर जो है बच्चे का जो प्रीवियस नॉलेज है, आपने कोई सब्जेक्ट पढ़ाना है, आपने कोई टॉपिक पढ़ाना है, तो उस टॉपिक के बारे में बच्चों का पूर्व ज्ञान कितना है, बच्चे कितना उस टॉपिक को समझते हैं ऑलरेडी, और कैसे आपको फिर बाद में, क्योंकि देखो जैसे मान लो मुझे अगर कुछ भी टॉपिक पढ़ाना है, जैसे मान लो मेरे को अगर ये लेसन प्लान पढ़ाना है, तो मैं अगर आपसे ये पूछूं बताओ आप लेसन प्लान के बारे में क्या जानते हो, तो अगर आप कुछ भी चीजें जानते हो आप बताओगे मुझे, इससे मुझे ये पता चल जाएगा कि आपको कितनी नॉलेज और मुझे किस हद तक आपको समझाना है। ठीक है, तो ये इस चीज में हेल्प करता है। तो एक्सप्लोरेशन के अंदर यही होता है कि जो टीचर है वो चेक करता है बच्चे की प्रीवियस नॉलेज कितनी है। ठीक है, ये एक्सप्लोरेशन के अंदर आता है। उसके बाद होता है प्रेजेंटेशन की ओवरव्यू ऑफ द सब्जेक्ट मैटर इज गिवन, कि आप क्या पढ़ाएंगे, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, क्या आप पढ़ाएंगे, वो सारी चीजें यहाँ पर ओवरव्यू दी जाती है। और पूरी यूनिट का जो स्ट्रक्चर है वो स्टूडेंट्स के साथ यहाँ पर डिस्कस किया जाता है, यानी कि पूरी विषय वस्तु का यहाँ पर प्रस्तुतिकरण किया जाएगा कि भाई हम ऐसे ऐसे ये चीजें यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है,
उसके बाद आता है एसिमिलेशन। क्या होता है? एसिमिलेशन का मतलब होता है कि इस स्टेप में जो स्टूडेंट है वो स्टडी करते हैं सब्जेक्ट मैटर को डीपली। यानी कि पहले तो हमने प्रेजेंटेशन में ये बता दिया कि भाई हम जो है ऐसे ऐसे कंटेंट पढ़ेंगे और ऐसे ऐसे सारी चीजें आपको बताई जाएगी, ऐसे ओवरऑल आपको आइडिया दे दिया। अब जो है सब्जेक्ट मैटर को बच्चे डीपली पढ़ेंगे और उसको रिलेट करेंगे प्रेजेंटेड मटेरियल को टू देयर इंटरनल सेल्फ, यानी कि पहले से जो भी उनका प्रायर नॉलेज है वो तो ऑलरेडी है, उसके बाद जो नई नॉलेज आई है सब्जेक्ट्स को यानी कि कॉन्सेप्ट को पढ़ करके उन दोनों को फिर वो रिलेट करेंगे। ठीक है, दोनों को यहाँ पर रिलेट करने की कोशिश करेंगे कि क्या मेरे पास पुराना ज्ञान था और क्या मेरा नया ज्ञान था। वो आपका एसिमिलेशन हो जाता है, जो कि हमने पियाजे के भी उसमें पढ़ा था, अगर आपने पिछली क्लास देखी है तो। ठीक है, पियाजे में भी क्या था, पूर्व ज्ञान के अंदर जब हम नया ज्ञान यहाँ पर ऐड कर रहे थे, हम जब नए ज्ञान को एज इट इज ले रहे थे अपने अंदर, तो वो आपका एसिमिलेशन था। सेम वाली बात है, हम एसिमिलेशन करेंगे, जो भी नया चीज टीचर पढ़ाएगा उसको हम एसिमिलेट करेंगे और फिर देखेंगे कि हमारे पास पूर्व ज्ञान क्या है और हमारा नया ज्ञान क्या है। उसके बाद हम यहाँ पर करेंगे ऑर्गेनाइजेशन, चीजों को संगठित रूप से देखेंगे। स्टूडेंट प्रेजेंट द एक्वायर्ड नॉलेज इन ए सिस्टमैटिक मैनर विदाउट द हेल्प ऑफ टीचर। अब यहाँ पर जो है बच्चों ने ऊपर क्या किया है, एसिमिलेशन के टाइम में बच्चे यहाँ पर चीजों को समझ गए। ठीक है, समझ करके वो कितना समझे वो यहाँ पर देखा जाएगा। जब बच्चे बिना टीचर की हेल्प से अपने ज्ञान को यहाँ पर सिस्टमैटिक तरीके से प्रेजेंट करेंगे, उन्होंने क्या सीखा है, क्या उन्होंने नई जानकारी पाई है, वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आता है। उसके बाद आता है रिसाइटेशन। इस स्टेप इज रिलेटेड टू स्टूडेंट वर्बल एक्सप्रेशन ऑफ द सब्जेक्ट मैनर व्हिच इज लर्न्ड बाय देम, दे रिविजिट द होल कंटेंट। यानी कि आप जो भी टॉपिक बच्चे पढ़ करके आए हैं वो सारा टॉपिक बच्चे जो है फिर से एक बारी थोरोली बताएंगे, उसको रिलेट करेंगे, उसको रिविजिट करेंगे। ठीक है, हमने ऐसे ऐसे ये सारी चीजें पढ़ी है, हम अपने जो ज्ञान है उसके अंदर यहाँ पर एडिशन कर लिया है, तो ये आपका रिसाइटेशन हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर आपका जो कंटेंट है उसको फिर से रिविजिट करना हो गया। ये कुछ 5 स्टेप्स थे जो कि आपके यूनिट प्लान के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखने हैं जो कि मॉरिसन ने दिए थे। अब बढ़ते हैं लेसन प्लान की तरफ। लेसन प्लान आपका जो है आखिरी टाइप हो जाता है, बिकॉज ईयर प्लान हो गया, यूनिट प्लान हो गया जो कि मॉरिसन ने दिया था, और अब आपका लास्ट बच जाता है दैट इज लेसन प्लान। ठीक है, लेसन प्लान मतलब पाठ योजना। पाठ योजना के तो अलावा कुछ होता नहीं है, क्योंकि आपके पाठ आपका हो गया तो मतलब आपका टॉपिक हो गए। तो लेसन प्लान क्या है, टीचर का प्लान होता है ये फॉर टीचिंग एन इंडिविजुअल लेसन, कि कोई भी टीचर जो है, कोई भी, अगर आप अपनी क्लास में पढ़ाओगे, अगर आप टीचर बनते हो किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हो, तो आप किसी भी पाठ को, किसी भी लेसन को जब आप डिलीवर करते हो तो उसको तैयार करके जाते हो, आप उसके बारे में ये देखते हो, आप किस मेथड का इस्तेमाल करेंगे, आप क्या क्या वहां पे टीएलएम का इस्तेमाल करेंगे, टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स का इस्तेमाल करेंगे, आप कैसे बच्चों को पढ़ाएंगे, तो वो आपकी जिम्मेदारी है, वो आपका यहाँ पर बेसिकली चीजें हो जाती हैं। तो टीचर का प्लान है कि कैसे बच्चों के सामने सारी चीजें वो प्रेजेंट करेगा किसी भी टॉपिक के बारे में। लेसन प्लान इज द गाइड ऑफ द टीचर इन विच इंक्लूड द एम होता है, उसमें ऑब्जेक्टिव होता है, सब्जेक्ट का मैटर होता है, मटीरियल्स होते हैं, डिवाइसेस होते हैं। जैसे कोई टॉपिक अगर मैंने पढ़ाना है, जैसे मेरे को फोटोसिंथेसिस पढ़ाना है, ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस का एम क्या है, भाई मैं क्यों पढ़ा रही हूँ इसको, उसके ऑब्जेक्टिव्स को देखूंगी, फिर मैं क्या क्या पढ़ाऊंगी, सब्जेक्ट का मैटर देखूंगी, किस मटेरियल का मैं हेल्प करूंगी, और कैसे मैं डिवाइसेस के थ्रू उसको कैसे मैं और अच्छी तरीके से बता सकती हूँ, वो इस चीज के सारे अंदर आता है। ठीक है, तो लेसन प्लान बेसिकली टीचर के हेल्प के लिए होता है कि टीचर इसमें ये देखता है कि वो किस उद्देश्यों का यहाँ पर पालन करेगा। ठीक है, कौन से यहाँ पर मटीरियल्स का, विषय वस्तु का इस्तेमाल करेगा, क्या सामग्री यहाँ पर रखेगा, ये सारी चीजें हो जाती है। फादर ऑफ लेसन प्लान कौन है, फादर ऑफ लेसन प्लान यहाँ पर होते हैं फ्रेडरिक हर्बर्ट, ये ध्यान में रखना। यूनिट प्लान के फादर थे मॉरिसन, जिन्होंने 5 स्टेप दिए थे साइक्लिक टीचिंग के, और ये है लेसन प्लान के जो फादर है वो आपके हो जाते हैं हर्बर्ट। ठीक है, तो यहाँ पर आपने ये भी ध्यान में रखना है। हर्बर्ट की लेसन प्लान योजना के भी 5 स्टेप्स है जिनको हम पढ़ेंगे, जिसके अंदर सबसे पहला आ जाता है आपकी प्रिपरेशन, यानी आपकी तैयारी। इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ एक्टिवेटिंग प्रीवियस नॉलेज ऑफ द लर्नर टू रिसीव द न्यू वन, यानी कि यहाँ पर वही वाली बात है जो हमने पीछे पढ़ करके आए हैं कि हम पहले से प्रीवियस नॉलेज जो है उसको एक्टिवेट करेंगे बच्चे की। हम ये चेक करेंगे बच्चे का पूर्व ज्ञान क्या है, ताकि वो नए ज्ञान को रिसीव करने के लिए रेडी हो जाए। तो वो प्रिपरेशन की स्टेप होती है जो कि टीचर के थ्रू करी जाती है। उसके बाद हम करेंगे प्रेजेंटेशन, हमने बच्चों के सामने क्या प्रेजेंट करना है, हम बच्चे को क्या पढ़ाने वाले हैं, क्या हमने प्रस्तुत करना है उसके सामने, तो वो कंसेप्ट हो यूजिंग द कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट फॉर ए क्वालिटी एक्सपीरियंस। बच्चे के सामने हम सारे कॉन्सेप्ट्स को यहाँ पर लाते हैं ताकि बच्चा जो है अपने ज्ञान के साथ, पूर्व ज्ञान के साथ चीजों को रिलेट कर पाए, तो वो उसका प्रेजेंटेशन हो जाता है। उसके बाद एसोसिएशन हो जाता है, इट रेफर्स टू द प्रोसेस। अब यहाँ पे बच्चा कंपेयर करेगा कि उसका वो थोड़ा थोड़ा वहीं उसी से रिलेट करता है कि यहाँ पर बच्चा
कंपेयर करेगा उसने नई चीज क्या सीखी है और उसका प्रीवियस नॉलेज क्या है, दोनों को कंपेयर करने की कोशिश करेगा, समझने की कोशिश करेगा, ठीक है। बिकॉज वो कंपेयर नहीं करेगा तो वो समझेगा कैसे। उसके बाद वो करेगा जनरलाइजेशन, उसने अभी कंपेयर कर लिया है, उसके बाद वो एक जनरल आइडियाज पे आया कि नेसेसरी कंक्लूजन पे आया बाय कंपेयरिंग लर्निंग मटेरियल्स प्रेजेंटेड बाय द टीचर। वो अब एक कंक्लूजन पर आ गया है कि अच्छा मैंने नया ये पढ़ा है, मेरे पास पुराना ये था, दोनों को मर्ज कर लेगा, ठीक है। अगर उसको जो भी जरूरत होगी वो उस चीज पे जाएगा, वो जनरलाइजेशन कर लेगा अपने कॉन्सेप्ट के बारे में कि ठीक है अच्छा मैंने ये नई चीज ऐड करी है, तो वो उसका जनरलाइजेशन हो गया, वो एक निष्कर्ष तक पहुंच जाएगा, ठीक है। उसके बाद वो करेगा क्या, एप्लीकेशन। अब वो जो भी उसने ज्ञान सीखा है, अब वो बिना टीचर की हेल्प से अपनी रियल लाइफ में उन सारी चीजों को बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, एक मीनिंगफुल लर्निंग के लिए उस चीजों को अप्लाई करेगा। जो भी उसने सीखा है उस चीज को वो अप्लाई करेगा, जो कि हम ऊपर रिविजिटिंग वाले सेक्शन में पढ़ करके आए हैं। वही आपका ये वाली चीज है कि अप्लाई करेगा अपने रियल लाइफ सिचुएशन में। जब आप लर्निंग करते हो तो हम लोग अप्लाई करते हैं उस चीज को, बिकॉज मेन जो चीज वही है कि हम अगर लर्निंग कर रहे हैं तो हमें अप्लाई करना भी तो आना चाहिए, ठीक है। तो एप्लीकेशन फिर यहाँ पर हो जाती है। ये कुछ फाइव स्टेप्स थे जो कि हमने पढ़े हैं। तो यहाँ पर आपका सेकंड टॉपिक कवर हो गया है, जो कि आपका इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग थी, जिसके अंदर हमने ईयर प्लान पढ़ा, यूनिट प्लान पढ़ा जो कि मॉरिसन का था, और आपका लेसन प्लान पढ़ा जो कि हर्बर्ट का था, ठीक है। ये कवर हो गया है। अब बढ़ते हैं ECCE की तरफ, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन की तरफ, प्रारंभिक बचपन की देखभाल और शिक्षा। नाम से ही आप समझ सकते हो कि इसका मतलब क्या है कि बच्चे का जब जन्म होता है तो उसके कंसेप्शन से लेकर उसके डेथ तक उसका डेवलपमेंट चलता रहता है। और जो शुरुआती साल होते हैं बच्चे के जो शुरुआती साल होते हैं, आप 6 साल तक मान करके चल सकते हो। ECC कितने साल तक होता है, वो 6 साल तक होता है। तो 6 साल का जो बच्चा होता है, बिकॉज मैंने आपको पहले बताया जो मैक्सिमम जो ब्रेन का डेवलपमेंट है वो 5 to 6 ईयर्स तक बच्चे का हो जाता है। और ये जो स्टेज होती है जिनको हम पहले बहुत इग्नोर करते थे बच्चे की, ये इसमें बहुत ही क्रूशियल डेवलपमेंट बच्चे का होता है। फिर चाहे वो फिजिकल हो, फिर चाहे वो कॉग्निटिव हो, फिर चाहे वो मेंटल हो, फिर चाहे वो सोशल हो, जितने भी एस्पेक्ट्स होते हैं डेवलपमेंट के वो बहुत ही क्रूशियल होते हैं। इसलिए NEP ने इस बात का जिक्र किया, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने ये कहा कि हमें ECCE पर बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत होती है, जो कि बच्चे के अर्ली चाइल्डहुड केयर होती है, यानी कि बच्चे की जो अर्ली केयर है, शुरुआती बचपन के टाइम में उसकी देखभाल बहुत जरूरी है। और साथ ही साथ शुरुआती बचपन में बच्चे की जो शिक्षा है वो भी कहीं ना कहीं बहुत जरूरी है। तो ये एक मेन आधार है आपके ECCE का, जिसके अंदर हम सारी चीजें यहां पर पढ़ेंगे। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी और द NEP विल ब्रिंगिंग मेनी चेंजेस टू द एग्जिस्टिंग एजुकेशन सिस्टम। काफी सारे यहाँ पर सिस्टम आए थे, NEP भी काफी टाइप की आई थी, जिसको मैं आपके आगे कवर करूंगी, ऑलरेडी मैंने करवाई भी हुई है। तो जब NEP 2020 आई थी, जिसने यहाँ पर बात करी ECCE के बारे में, ठीक है, कि हमारे एजुकेशन में हमने किस चीज को लाना है, ECCE क्यों लाना है, कि बच्चे के जो शुरुआती साल होते हैं, बच्चे का जो मैक्सिमम ब्रेन का डेवलपमेंट 85% वो 5 ईयर्स तक हो जाता है। तो इसलिए बच्चे के जो शुरुआती साल है वो बहुत क्रूशियल होते हैं। इसके अंदर उसकी प्रॉपर देखभाल होनी चाहिए, उसको अच्छे तरीके से नाश्ता पानी खाना पीना सब मिले, और साथ ही उसकी एजुकेशन पर भी हमें ध्यान देना चाहिए। यही आपका बेसिकली ECCE है। इट इज एम्ड एट अर्ली ब्रेन डेवलपमेंट एंड चाइल्ड केयर इन रिमोट स्कूल्स एंड प्ले स्कूल्स। भाई बच्चे जब छोटे होते हैं 3 साल के बाद हम उसको भेज देते हैं, ठीक है। तो पहले तो हम क्या करते थे कि 10+2 का हमारा सिस्टम था, ठीक है। पहले ये था कि भाई बच्चे का सीधा हम फर्स्ट क्लास में एंटर करते थे, उसका शुरुआती साल हम कुछ करते नहीं थे। नहीं बेटा, मामा जी बोलूंगा नहीं यहाँ पे। चलो नहीं चलो, प्लीज बेटा। तो ये एम करता है कि बच्चे के जो ब्रेन का डेवलपमेंट है वो जो मतलब पहले जो NEP था वो जो पुराना स्ट्रक्चर था वो क्या था, 10+2 का था। लेकिन अब जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है, वो जो स्ट्रक्चर है वो हो गया 5+3+3+4 का, जो कि हम NEP में पढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी मैंने आपको नीचे बताया है। तो इसके अंदर हम बेसिकली बात करते हैं जो शुरुआती फाउंडेशनल स्टेज थी 5 ईयर वाली, ठीक है। हम यहाँ पर क्या करते हैं, जो 5+3+3+4 का ये जो स्ट्रक्चर है, इसके अंदर ये जो आपका ये फाउंडेशनल स्टेज हो जाती है, ठीक है। फंडामेंटल नहीं है, फाउंडेशनल स्टेज हो जाती है, आधारभूत ये एक चरण हो जाता है। इसके अंदर यहाँ पर आपके 5 साल यहाँ पर दिए गए हैं। तो ये क्या है, बहुत जरूरी है ये बच्चे के लिए, ठीक है। तो इसी के अंदर आपका ECC आता है कि इसके अंदर हमें क्या करना है, बेसिकली बच्चों की केयर यहाँ पर होनी चाहिए है, और उसका यहाँ पर जो एजुकेशन है उसकी यहाँ पर ध्यान रखनी चाहिए, जो कि हम बेसिकली बच्चों को प्री स्कूल में डालते हैं, नर्सरी स्कूल में डालते हैं, बाल वाटिका के अंदर डालते हैं। तो वहां उस चीज में जो है बच्चे के काफी ध्यान देने की यहाँ पे जरूरत है। फर्स्ट 6 ईयर्स ऑफ लाइफ जो होते हैं बच्चे के काफी क्रूशियल होते हैं। कहीं पर आपको 5 लिखा मिलेगा, कहीं पे आपको 6 लिखा मिलेगा। बहुत ही क्रिटिकल ईयर्स होते हैं ह्यूमन लाइफ के, क्योंकि रेट ऑफ डेवलपमेंट इन साल में यहाँ पर काफी तेज होता है देन एनी
एनी अदर स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये यहाँ पे ध्यान में रखना है। इसीलिए ईसीसी को लाया गया कि पहले हम लोग इस चीज को कंसिडर नहीं करते थे, बट अभी एनईपी ने इस चीज के बारे में जिक्र किया। पहले भी किया था, 1986 में भी किया था, बट वो पूरे तौर पर यहाँ पर लागू नहीं हो पाया। ठीक है, 2013 में भी इसका जिक्र हुआ, बट लेकिन फिर भी नहीं हो पाया। बट अभी स्ट्रिक्टली बोला गया कि इस चीज को हमें लागू करना है। बर्थ टू 6 इयर्स यानी कि जन्म से लेके और 6 वर्ष तक का जो पीरियड होता है, व्हेन द फाउंडेशन, यहाँ पर कॉग्निटिव, फिजिकल, सोशो इमोशनल डेवलपमेंट, लैंग्वेज की बात करें, पर्सनालिटी, यहाँ पे इन सभी चीज का फाउंडेशन, आधार यहाँ पर रखा जाता है। जब पहले बर्थ से और 6 साल का बच्चा की जो अवस्था होती है, इसके अंदर ये सारी चीजें बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पर डेवलप होती है, इसलिए इस चीज को यहाँ पर लाया गया ईसीसी को। मतलब बेसिकली बात है कि बच्चा जब जन्म लेता है तब से लेकर उसके 5-6 साल तक जो उसका स्टेज होता है वो बहुत क्रूशियल होता है, जिसको हम जनरली इग्नोर करते हैं, और उस चीज में बच्चे की देखभाल प्लस एजुकेशन हो, यही आपका ईसीसी है। द डेवलपमेंट स्टार्ट इन द वोम, बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो कहां से स्टार्ट हो जाता है भाई? वोम टू टोम जाता है, यानी कि जो गर्भ में है बच्चे का, तब से उसका जो डेवलपमेंट है वो स्टार्ट हो चुका है। हेंस दिस पीरियड इज डिवाइडेड इनटू सब ग्रुप्स, तो ये जो है 3 सब ग्रुप्स में बटा हुआ है। ठीक है, जो ईसीसी है उसके 3 सब ग्रुप्स कौन से हो जाते हैं? कंसेप्शन टू बर्थ, यानी कि जब से वो पेट में उसका नाम निशान आया है तब से लेके उसके बर्थ तक पहला स्टेज हो जाता है, और बर्थ से 6 मंथ का उसका सेकंड स्टेज हो जाता है, और 6 मंथ से 3 ईयर का, जब तक वो 3 ईयर है वो उसका थर्ड स्टेज हो जाता है। ठीक है, और उसके बाद वो हो जाता है क्या? 3 इयर्स टू 6 इयर्स का। ठीक है, तो ये कुछ स्टेजेस है जो कि आपके सब स्टेजेस के अंदर काउंट होती है। ठीक है, ये कुछ स्टेजेस है जिसको आपने ध्यान में रखना है। ये भी यहां से भी क्वेश्चन में भी पूछ ले, मैंने पूरी कोशिश करी है कि मैं आपको ये सारी चीजें यहाँ पर करके दूं। तो ये ऐसे आपको ये 3 सब स्टेज याद रखनी है। कंसेप्शन टू बर्थ है, बर्थ टू 3 इयर्स है, वहां पर आपको 4 करके दे दी गई है। ठीक है, तो वो भी ठीक है, लेकिन बर्थ टू 3 इयर्स आपने देख लेना है और 3 to 6 इयर्स देख लेना है। कंसेप्शन टू बर्थ यहाँ पर हो गया बच्चे का, बर्थ से लेके 3 साल यहाँ पर हो गए, और 3 से 6 साल। इसलिए बोला जाता है कि जो ईसीसी है उसके अंदर जो 6 साल होते हैं बच्चे के, जो 6 ईयर होते हैं बच्चे के, वो बहुत क्रूशियल होते हैं, बिकॉज बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो मैक्सिमम यहाँ पे हो चुका होता है, फिर चाहे वो किसी भी एस्पेक्ट की बात करे। तो ये उसकी कुछ सब स्टेजेस है जो आपने ध्यान में रखने हैं। अब ये नया स्ट्रक्चर आया था एनईपी का, जो कि आपका प्रीवियस स्ट्रक्चर था वो ये था कि 10+2 का, यानी कि बच्चा जो है 6ठी क्लास से फर्स्ट में चला जाएगा। नीचे वाले कुछ बात करी नहीं गई थी, वो ट्रेडिशनल सिस्टम चला आ रहा था कि पहले के ये 10 साल पहले से लेकर 10वीं तक, और 11वीं 12वीं आपका ये 2 साल, तो 10+2 का सिस्टम था। बट अभी कहा गया कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। फाउंडेशनल स्टेज लाई गई जो कि 5 साल की थी, उसके बाद प्रिपरेटरी स्टेज लाई गई जो कि 3 साल की थी, जिसके अंदर 3 से 5वीं कक्षा के बच्चे आ जाते हैं, और टीजीटी वाले लेवल मिडिल स्टेजेस में आ जाते हैं, ये ध्यान रखना। ठीक है, माध्यमिक स्टेजेस में आ जाते हैं, क्योंकि आप टीजीटी के टीचर बनने जा रहे हो, तो क्लास 6 to 8 आपका मिडिल में आ जाता है। उसके बाद सेकेंडरी स्टेज आपकी 9 to 12 ये पीजीटी लेवल आ जाती है, जो कि 4 साल की है। ठीक है, तो ये जो यहाँ पर टाइम होता है ना, ये वाला जो पीरियड है, ये आपका ईसीसी के अंदर आता है कि एज 3 to 6। ठीक है, एज 3 to 6 बच्चा कहां पे होता है? बच्चा है तो आंगनवाड़ी में रहेगा, प्री स्कूल में जाएगा, किसी भी बाल वाटिका में जाएगा। तो यहां पर बच्चे का जो केयर है प्लस बच्चे का जो एजुकेशन है उसकी यहां पर बात करी गई है। ठीक है, तो आपने ये पूरा अच्छे से ध्यान में रखना। ये मैं एनईपी के अंदर भी कवर कराऊंगी, बट फिर भी आपको यहाँ पे, बिकॉज केवीएस के अंदर यहां से क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, प्राइमरी के अंदर क्वेश्चन पूछे गए थे कि भाई आपका फाउंडेशनल किस लेवल का, इवन स्ट्रक्चर पे क्वेश्चन पूछा गया था। इजी था कि आपका जो स्ट्रक्चर है वो 5+3+3+4 है, तो उसमें ऑप्शन के अंदर आपको इधर उधर करके दे दिया गया था। ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी आए थे, तो आपने ऐसा नहीं करना कि भाई आप बहुत डीपर में चले जाओ, आप कोई बेसिक चीजें ना पता हो। ठीक है, तो बेसिक चीजें थोड़ा सा ज्यादा रखना इस चीज को। चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। The new education policy 2022 brings a strong focus on ECC, यानी कि अब जो एजुकेशन पॉलिसी है उसने ECC पर स्ट्रॉन्ग फोकस किया, जिसके अंदर आपका जो सिस्टम हो जाता है वो इस लेवल का होता है। ये आपका पेडागोजिकल स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ फाउंडेशनल स्टेज, जो कि आपकी 5 साल की यहाँ पर दी गई है। ये आपको यहाँ पर कुछ फैक्ट्स मैंने प्रोवाइड करे हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन ECC वाज फर्स्ट। अभी थोड़ा हिस्ट्री ले लिया मैंने कि जो इसका कॉन्सेप्ट है वो सबसे पहले कब आया था? जो NEP 1986 आई थी तब इसका कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करा गया था। बट यहाँ पर हम इस चीज को यहाँ पर हम फेल हो गए। 1986 यहाँ पर फेल हो गई टू इम्प्लीमेंट करने के लिए ECC ड्यू टू सम रीजंस। तो यहाँ पर हम आपसे मैं भी पूछ ले, 1986 में जो है इसको सबसे पहली बार लाया गया था, बट हम फेल हो गए इस चीज को अप्लाई करने में। 2013 में भी इंडियन गवर्नमेंट ने फिर से रिलीज किया कि आपके सामने ECC जो है वो आना चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट आंगनवाड़ी सेंटर्स, प्री स्कूल्स और आपके प्राइवेट नर्सरीज है, इस चीज को इंप्लीमेंट नहीं कर पाए। एक फुल फोर्स और इमीडिएट इफेक्ट के साथ अच्छे तरीके से इस चीज को
को लागू नहीं कर पाए। ठीक है, 2013 में भी आया, 1986 में आया था, 2013 में भी आया, लेकिन हम इस चीज को फिर भी लागू नहीं कर पाए। इसीलिए अभी जो एजुकेशन पॉलिसी आई है इसने स्ट्रिक्टली बोला है कि इसको आप लोग लेकर के आएंगे। ठीक है, इसको आपको 2030 तक, ठीक है, टू एम्ब्रेस ईसीसी नो लेटर देन 2030, यानी कि 2030 तक यहां पर इंश्योर करेंगे कि हर चाइल्ड जो है ग्रेड 1 में जाने से पहले स्कूल के लिए रेडी हो। यानी कि ग्रेड 1 में कब जाएगा, एनईपी क्या कहती है, ग्रेड 1 में 6 साल का बच्चा जाएगा। ठीक है, पहली क्लास में 6 साल का बच्चा जाएगा, उससे छोटा बच्चा पहली क्लास में नहीं जाएगा। उससे जो छोटा बच्चा जाएगा वो प्री स्कूल में जाएगा, नर्सरी में जाएगा, जो भी आंगनवाड़ी केंद्र होते हैं, जो भी बाल वाटिका होती है वहां पर जाएगा। और वहां पर पूरी तरीके से ये सुनिश्चित किया जाएगा कि बच्चा पहली क्लास में अब स्कूल में जाने के लिए पूरी तरीके से क्या है, रेडी है और बिल्कुल तैयार है। तो यही मेन मकसद है आपके ईसीसी का, जिसका उद्देश्य रखा गया है कि आप 2030 तक बिल्कुल ये इंश्योर करेंगे कि जो ग्रेड 1 में जाने वाला बच्चा वो पूरी तरीके से यहाँ पर क्या हो, रेडी हो। ठीक है, तो ये आपने ध्यान में रखना है। अब इसके कुछ टाइप्स होते हैं भाई, आप यहाँ पर क्या ईसीसी के कुछ ऑब्जेक्टिव्स है, यहाँ पर हम सारी चीजें कैसे करते हैं भाई। जो ऑब्जेक्टिव्स है उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी आएगी, यानी कि लचीलापन आएगा, सारी चीजों के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी आएगी, मल्टी लेवल आएगा, मल्टी फेसेटेड आएगा, प्ले बेस्ड सारी चीजें यहाँ पर आपकी होगी, इंक्वायरी बेस्ड चीजें रखी गई, बिकॉज छोटे बच्चे होते हैं सारे एक्टिविटी बेस्ड चीजें करते हैं, उनको खेल खेल में चीजें सिखाई जाएंगी आंगनबाड़ी के अंदर यहाँ पे, है ना, क्योंकि सारे बहुत छोटे बच्चे होते हैं। ये इंक्वायरी बेस्ड होगी, एक्टिविटी बेस्ड सारी चीजें होंगी, उनको एक्टिविटी हमें मतलब क्रिया वगैरह कर करके उसको सारी चीजें पढ़ाई जाएंगी, खेल कूद में, कविता के माध्यम से ऐसे बच्चों को चीजें यहाँ पर करवाई जाएंगी। ठीक है, तो ये आपका ईसीसी था। अब बात करेंगे किसके बारे में, एफएलएन के बारे में, फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी के बारे में, मूलभूत साक्षरता और अंक ज्ञान के बारे में। इसका मतलब ये है, ये भी आपका एनईपी से ही रिलेट करता है। इसका मतलब ये है कि बच्चे को एक मेन जो आधारभूत उसकी जो साक्षरता है और उसका जो अंक ज्ञान है वो बच्चे को आना चाहिए है। तो ये मैंने आपके लिए कोशिश करी है कि आपको, बिकॉज ये वाला मैंने रिटर्न फॉर्म में इसलिए डाला है क्योंकि इसके अंदर मैंने आपको पूरा पॉइंट टू पॉइंट लिख करके दिया है। ठीक है, तो जो आपके लिए काफी जरूरी है और सिर्फ वही पॉइंट मैंने आपको यहाँ पर लिख करके दिए हैं। तो एक एक करके पढ़ेंगे। निपुण भारत का एक ही सपना, हर बच्चा समझे भाषा और गणना, ये इसका एक टैग लाइन है, इसका एक लोगो है जिसको आपने ध्यान में रख लो भाई, सारी चीजें कर लो। निपुण भारत मिशन आया था ना, वो भी इसके अंदर होगा। ठीक है, निपुण भारत मिशन, एफएलएन, ये सारी चीजें उसी के अंदर है कि निपुण भारत का एक ही सपना, हर बच्चा समझे भाषा और गणना, यानी कि लैंग्वेज का डेवलपमेंट, और साथ ही बेसिक एक न्यूमरेसी, बेसिक जो अंक का ज्ञान है वो बच्चे को यहाँ पर आना चाहिए। ठीक है, एफएलएन की अगर बात करें तो इसको लॉन्च किया गया था कब, 16 दिसंबर 2021 को, ये याद रखना। इसको लॉन्च कब किया गया था, 16 दिसंबर 2021 को। इसके मेन पॉइंट कुछ हिस्ट्री को देख लीजिए। ईएसीपीएम का मतलब क्या होता है, ईएसी का मतलब होता है ये इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिलिंग। ठीक है, ईएसीपीएम का मतलब क्या है, इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल, और पीएम का मतलब क्या है, प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर की जो आर्थिक सलाहकार समिति है, इन्होंने अपनी एक रिपोर्ट दी थी कि एफएलएन क्या है, नेसेसरी है। भाई आपसे हर तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है कि मैं आपके लिए कुछ भी ना छोड़ूं। आपका भी ये अधिकार बन जाता है, आपका भी ये अधिकार नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती थी, आप अच्छे तरीके से सारी चीजों को करें। ठीक है, तो ये किसने दिया था, किसने इसके बारे में रिपोर्ट दी थी, पीएम की ईएसी यानी कि इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिलिंग थी, पीएम की आर्थिक सलाहकार समिति थी, जिन्होंने एक रिपोर्ट दी कि भाई बच्चे के लिए जो फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी है उसकी काफी जरूरत है। इस रिपोर्ट को प्रिपेयर किया गया था किसके द्वारा, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस के द्वारा, एक इंस्टीट्यूट है जिसके द्वारा इसको प्रिपेयर किया गया था। किसने रिपोर्ट दी थी, ईएसी ने दी थी, और इस रिपोर्ट को प्रिपेयर किया गया था इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस ने। एफएलएन को इंट्रोड्यूस किया गया बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिव, यानी कि आप ये मान सकते हो कि एफएलएन को किसने इंट्रोड्यूस किया गया था, एफएलएन को इंट्रोड्यूस किया गया था इस इंस्टीट्यूट के द्वारा, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस, और इसको एनईपी 2022 में इसको ऐड किया गया। ठीक है, ये आपने यहाँ पर कुछ ध्यान में रखना, हिंदी में नहीं है बट पूरी चीजें हिंदी में बता रही हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर ये मत कहना हिंदी में नहीं है, हिंदी में नहीं है, थोड़ा सा एडजस्ट करना सीखो। मीनिंग क्या है एफएलएन का, एफएलएन के अंदर हम बेसिकली हम बात करते हैं आधारभूत शिक्षा की, आधारभूत न्यूमरेसी की और लैंग्वेज की हम लोग बात करते हैं। तो उसके अंदर क्या आ जाता है, बेसिक बच्चे को रीडिंग करना आए, बेसिक बच्चे को राइटिंग आ जाए, और बेसिक मैथमेटिकल जो स्किल है बच्चे के अंदर वो आ जाए। ठीक है, ऐसा नहीं हो कि बच्चा क्लास के अंदर गया और उसको फिर बेसिक जो चीजें हैं वो जमा घटा भाग और वो नहीं आता है। तो 3R है यहाँ पर, इस 3R के अंदर आपका रीडिंग आ जाता है, WRIT का ये R राइटिंग आ जाता है, और अरिथमेटिक जो कि आपका मैथमेटिक्स से रिलेट करता है। ये आपके 3R है जिनको मैंने थोड़ा सा आपको समझाने की यहाँ पर कोशिश करी है, जो कि आपने समझने हैं। रीडिंग से रिलेटेड, आपके पढ़ने से रिलेटेड, आपके लिखने से रिलेटेड, आपके अरिथमेटिक यानी कि मैथमेटिक्स स्किल, जो आपका गणित से रिलेटेड ये सारी चीजें हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है,
है कि बच्चे के अंदर एबिलिटी आ रही है अमंग चिल्ड्रन टू रीड विद मीनिंग। इसका मतलब क्या है 3R का, कि बच्चे के अंदर एक ऐसी एबिलिटी आ जाए, एक ऐसी सक्षमता बच्चे के अंदर आ जाए कि बच्चा जो है मीनिंग के साथ पढ़ पाए, मीनिंग के साथ लिख पाए विद अंडरस्टैंडिंग, यानी कि वो समझ पाए वो लिख क्या रहा है, वो समझ पाए वो पढ़ क्या रहा है, उसने जो पढ़ा उसका मतलब निकाल पाए, वो जो लिख रहा है वो एक समझ के साथ लिख पाए। एंड सोल्व बेसिक मैथ प्रॉब्लम बाय द एंड ऑफ क्लास 3, ये ध्यान में रखना, ठीक है। किस क्लास तक आपका ये जो है आ जाना चाहिए FLN, किस क्लास तक, तीसरी क्लास तक, ठीक है। तीसरी क्लास तक बच्चे का जो बेसिक एबिलिटी है उसकी रीडिंग से लेकर के, उसकी राइटिंग से लेकर के, और उसका बेसिक मैथमेटिकल स्किल, यानी कि उसको बेसिक मैथ्स की प्रॉब्लम आ जाए बाय द एंड ऑफ क्लास 3, ये ध्यान में रखना, ठीक है। इससे ज्यादा और आसान भाषा में कैसे समझाएं। ऑब्जेक्टिव की अगर बात करें FLN के, क्या ऑब्जेक्टिव है, फाउंडेशनल लिटरेसी, आधारभूत जो आपकी लिटरेसी है, साक्षरता, आधारभूत साक्षरता एंड अंक ज्ञान, FLN को बोल सकते हैं, आधारभूत साक्षरता और अंक ज्ञान, ठीक है, अंकन ज्ञान कुछ भी बोल सकते हो। तो इसका जो ऑब्जेक्टिव हो क्या, होलिस्टिक डेवलपमेंट। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बताओ किस पर्पज के साथ FLN को लाया गया, कि बच्चे का सर्वांगीण विकास हो, बच्चे का चहुमुखी विकास हो, ठीक है। होलिस्टिक का मतलब क्या है, बच्चे का सर्वांगीण, बच्चे का चहुमुखी विकास हो, इसलिए यहां पर इस चीज को लाया गया। नीड की क्या जरूरत पड़ी, आखिर क्यों जरूरत पड़ी FLN को लाने की, लो लर्निंग का लेवल, यानी कि बच्चे यहां पर चीजों में, बच्चे क्लास वाइज क्लास चले जा रहे थे, बस उनको बेसिक चीजें आ नहीं रही थी, नींव उनकी रखी नहीं जा रही थी, बिकॉज नींव जो है आपका जो बेस होता है वो हायर क्लास में जाने के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पर लर्निंग का लेवल बहुत लो हो चुका था, ड्रॉप आउट रेट काफी ज्यादा हो चुकी थी, बच्चे छोड़ने लग रहे थे, और बच्चे की जो लैंग्वेज और मैथ की स्किल था वो बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। इन चीजों को ध्यान में रखते हुए आपके FLN को यहां पर लाया गया, इस चीज की नीड हुई। इंप्लीमेंटेशन की अगर बात करें तो ये 5 टायर मैकेनिज्म है, इसको ऐसे इंप्लीमेंट किया गया नेशनल लेवल पे, उसके बाद स्टेट, फिर डिस्ट्रिक्ट, फिर ब्लॉक एंड फिर स्कूल। ये 5 चीजें भी आपने यहां पर ध्यान में रखनी है, ये आपके FLN से रिलेटेड थी, ठीक है। आई होप आपको अब FLN पढ़ा क्लियर हुआ होगा। उसके बाद देखते हैं निपुण भारत मिशन, आपने बहुत बार नाम सुना होगा निपुण भारत मिशन। तो निपुण के अंदर सबसे पहले तो आपको निपुण का पूरा फुल फॉर्म पता होना चाहिए है, बिकॉज ये ओनली ऐसे ही नहीं है, इसका फुल फॉर्म है। N का मतलब होता है नेशनल, राष्ट्रीय। I का मतलब होता है इनिशिएटिव, शुरुआत। P का मतलब होता है प्रोफिशिएंसी, प्रवीणता, ठीक है। किसके अंदर प्रवीणता, रीडिंग के अंदर और राइटिंग के अंदर, ये FLN का ही पार्ट है, ठीक है, ये FLN का ही पार्ट है, NEP का ही पार्ट है, कि आपकी जो है राष्ट्रीय लेवल पर आपकी शुरुआत हुई, नेशनल लेवल पर एक इनिशिएटिव लिया गया कि आपकी जो बच्चे के अंदर प्रोफिशिएंसी हो, बच्चे के अंदर प्रवीणता हो, किस चीज की, बेसिक रीडिंग की, बेसिक राइटिंग की, बेसिक मैथमेटिकल स्किल की, और वो अंडरस्टैंडिंग भी कर पाए, उसके अंदर समझ भी हो, किसकी, न्यूमरेसी की, यानी कि संख्यात्मकता की, अंक ज्ञान की, अंकन ज्ञान की, ठीक है, बेसिक मैथमेटिकल स्किल्स की। FLN से ही रिलेट करता है कि एक नेशनल, निपुण भारत क्या है, FLN के लिए ही है, कि नेशनल लेवल पर एक शुरुआत करी गई कि प्रोफिशिएंसी हो बच्चे के अंदर रीडिंग की, यानी कि पढ़ने की, लिखने की, और उसके अंदर मैथमेटिक्स की जो स्किल है, जो कौशल होते हैं उसकी समझ आए, ठीक है। आई होप मैंने आपको पूरा हिंदी में समझा दिया है पूरा अच्छे तरीके से, ठीक है। चलिए, इसको लॉन्च किया गया, कब इसको लॉन्च किया गया निपुण भारत को, लॉन्च बाय एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया अंडर NEP के अंदर ही आता है, इसको एजुकेशन मिनिस्टर जो भी शिक्षा मंत्री उनके द्वारा लॉन्च किया गया 5 जुलाई 2021 को रमेश पोखरियाल जी के द्वारा। दिस मिशन एंश्योर दैट एवरी चाइल्ड इन इंडिया गेन्स अ फाउंडेशन न्यूमरेसी एंड लिटरेसी। इस मिशन का मतलब ये है कि बच्चे का जो ग्रेड 3 है, यानी कि तीसरी कक्षा तक बच्चे को बेसिक नॉलेज हो जानी चाहिए, बच्चे की जो आधारभूत जो लिटरेसी है, आधारभूत जो बच्चे की जो साक्षरता है वो आ जानी, आधारभूत जो साक्षरता और अंक ज्ञान है बच्चे के अंदर वो आ जाए। FLN के लिए आपका निपुण भारत लाया गया, मतलब कि जो ग्रेड 3 है, यानी कि प्री स्कूल वाला, ठीक है, प्री स्कूल वाला जो ग्रेड 3 है, और एज कितनी है बच्चे की, 3 to 9, ठीक है। इसके अंदर एज कितनी आ जाती है, 3 to 9 आ जाती है, जो आपने ऊपर वो जो डायग्राम है उसके अंदर देख लेना, ठीक है। तो इसके अंदर आपका FLN के अंदर ये सारी चीजें हैं। अब बढ़ते हैं, इसके अंदर एक ELPS अप्रोच है जिसके बारे में हमने पढ़ना है। E का मतलब होता है एक्सपीरियंस, L का मतलब होता है स्पोकन लैंग्वेज, P का मतलब होता है पिक्चर, S का मतलब होता है रिटन सिंबल, ठीक है। यानी कि आप पहले एक्सपीरियंस करते हैं विद फिजिकल ऑब्जेक्ट, यानी आप बच्चे को पहले कुछ ऑब्जेक्ट्स वगैरह दिखा करके चीजें समझाते हो। जब आप छोटे बच्चे को दिखाते हो ना कि बेटा बेटा ऐसे देखो, उसको A फॉर एप्पल में एप्पल दिखा दिया, B फॉर बॉल में उसको बॉल दिखा दिया, और D फॉर डोल में उसको डोल दिखा दी। तो आप पहले बच्चों को ऐसे एक्सपीरियंस कराते हो, फिजिकल चीजें
उसको दिखा करके, ठीक है। स्पोकन लैंग्वेज दैट डिस्क्राइब दैट एक्सपीरियंस, उसके बाद आपने पिक्चर दिखा दी बच्चे को, ए फॉर एप्पल का पिक्चर दिखा दी, अब आप बोल के बताएंगे उसको कि बेटा ये जो एप्पल है, ये लाल कलर का एप्पल आप देख रहे हो, इसको क्या बोला जाता है, इसको एप्पल बोला जाता है, ठीक है। आपने स्पोकन लैंग्वेज दिखा दिया, उसके बाद पिक्चर है यहाँ पर, ठीक है, दैट रिप्रेजेंट द एक्सपीरियंस, जो कि आपने उसको वो पिक्चर दिखाई है, वो उसके लिए वो एक्सपीरियंस का काम करती है। बच्चा अब आप जो बता रहे हो मुंह से बोल करके और उस पिक्चर को देख करके चीजें अच्छे से समझेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि पहले जब हम पढ़ते थे तो हमें पूरा ऐसे रट्टा लगवाया जाता, बोलो ए फॉर एप्पल, बी फॉर बोलो, ऐसे रट्टा लगाते थे, मे भी आपने भी लगाए हो, ठीक है। तो यहाँ पर लेकिन आज के टाइम में ये कहा गया कि नहीं, हम बच्चे को बेसिक चीजें अच्छे से सिखाएंगे, उसको आप प्रॉपर फिजिकल एक्सपीरियंस के थ्रू कराएंगे, ठीक है। और उसके बाद एस मतलब रिटन सिंबल दैट जनरलाइज एक्सपीरियंस, यहाँ पे बच्चा सारी चीजें फिर अच्छी तरीके से सीखेगा, मतलब उसको अच्छे से दिखा करके, उसको अच्छे से बोल करके। ये उसके ELPS अप्रोच का हिस्सा है। ई मतलब एक्सपीरियंस, एल मतलब स्पोकन लैंग्वेज, पी मतलब पिक्चर की हेल्प से और एस मतलब रिटन सिंबल की हेल्प से, ठीक है। उसको दिखाया भी गया है कि ए फॉर एप्पल ऐसे लिखा जाता है, ठीक है, वो रिटन सिंबल है। तो ये ELPS अप्रोच है, इसको आपने ध्यान में रखना है। उसके बाद NEP 2022 के अगर उससे देखें, NEP 2022 से के अकॉर्डिंग अगर देखें तो FLN क्या है, एक हाईएस्ट प्रायोरिटी है NEP 2000, यानी कि FLN जो है NEP 2022 की जो हाईएस्ट प्रायोरिटी, यानी कि बिल्कुल ये एक हाईएस्ट उस पे है कि इसको बिल्कुल करना है, 2030 तक हमें इस चीज को लागू करना है। एजुकेशन सिस्टम एम्स टू अचीव FLN बाय 2026 to 27 वेयर बाय ग्रेड 3 एवरेज चाइल्ड कैंडिडेट, यानी कि एक आपको एक डेडलाइन दे दी गई कि आपको ग्रेड 3 तक हर बच्चा यहाँ पर अच्छे से रीड कर पाए, राइट कर पाए, ठीक है, और बेसिक मैथमेटिकल स्किल उसके अंदर आ जाए। एक पॉलिसी इसके लिए बनाई गई है, पॉलिसी मेड फॉर FLN, ए नेशनल बुक प्रमोशन पॉलिसी, ठीक है। ये भी ध्यान में रखना कि क्या पॉलिसी है, नेशनल बुक प्रमोशन पॉलिसी है ये। उसके बाद है एक SPM से अगर आपको समझना है, SPM का मतलब क्या होता है, स्कूल प्रिपरेशन मॉड्यूल, ठीक है। SPM का फुल फॉर्म है स्कूल प्रिपरेशन मॉड्यूल। इसको डेवलप किया गया था बाय द NCERT, ठीक है, NCERT विच इज 3 मंथ। अब यहाँ पे इन 3 लाइनों में बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। SPM का फुल फॉर्म स्कूल प्रिपरेशन मॉड्यूल, जिसको डेवलप किया गया NCERT के द्वारा, और ये है क्या, ये एक 3 महीने का बेस्ड कोर्स है, प्ले बेस्ड कोर्स है, जिसको नाम दिया गया क्या, विद्या प्रवेश। और इसको ये कब आया, 29 जुलाई 2021 को। ये एक 3 महीने का प्ले बेस्ड कोर्स है जिसको विद्या प्रवेश नाम दिया गया, ठीक है। ये आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। यूनिट ग्रेड 1 के लिए, कौन से ग्रेड के लिए, ग्रेड 1 के लिए, ये आपने ध्यान में रखना है। SPM क्या है, स्कूल प्रिपरेशन मॉड्यूल है। उसके बाद निपुण भारत क्या है, हैशटैग निपुण भारत के बारे में अगर कोई चीज बात करें तो 3 डेवलपमेंटल गोल्स है फॉर इंटीग्रेटेड होलिस्टिक, बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए, बच्चे के लिए एकीकृत और चहुमुखी विकास के लिए 3 यहाँ पर कुछ गोल्स हैं कि चिल्ड्रन यहाँ पर गुड हेल्थ हो बच्चे का, ठीक है, गुड एक अच्छे इंसान बने, एक क्योंकि FLN के अंदर क्या है भाई, जो बच्चे के जो शुरुआती साल है उसके अंदर बच्चे का हर तरीके से डेवलपमेंट होता है, उसकी पर्सनैलिटी भी वहां पर डेवलप होती है, उसका दिमाग भी डेवलप होता है, तो उसको एक अच्छी हेल्थ यहाँ पर बिल्कुल मिलनी चाहिए, तभी तो वो चीजें अच्छे से करेगा। एक इफेक्टिव कम्युनिकेटर बच्चा यहाँ पर बन पाए, बच्चा पूरी तरीके से सोशल हो पाए, वो अपनी चीजों को प्रेजेंट कर पाए। चिल्ड्रन बिकम इन्वॉल्व्ड लर्नर्स एंड कनेक्ट विद देयर इमीडिएट एनवायरनमेंट, यहाँ पर बच्चा एक तरीके से अच्छे से चीजों को सीख पाए, लर्निंग में इन्वॉल्व हो पाए और अपने एनवायरनमेंट के साथ क्या कर पाए, कनेक्ट कर पाए, खुद को वहां पर एक संबंध स्थापित कर पाए अपने वातावरण के साथ। ये कुछ 3 गोल्स थे निपुण भारत के। आई होप आपको FLN और निपुण भारत यहाँ पर क्लियर हुआ होगा। अब बढ़ते हैं आगे। अब बात करेंगे ICT की, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की, ठीक है, ICT की। ICT और इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन, देखिए आज के टाइम में ICT का कितना ज्यादा रोल हो गया है भाई। कोरोना आया, कोरोना ने हमें क्या सिखाया, कोरोना ने हमें सिखाया कि हमें ऑनलाइन पढ़ाई कैसे करनी है, और अभी राइट नाउ भी आप अपनी ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, और मैं जैसे आपको ये पूरा चीजें प्रेजेंट कर रही हूँ, आप स्क्रीन पर मुझे भी देख पा रहे हो, आप स्क्रीन पर सारा कंटेंट भी देख पा रहे हो, आप स्क्रीन में मेरे द्वारा लिखा हुआ चीजें भी देख पा रहे हो। तो ये सब किसकी वजह से है, ये सब ICT की वजह से है, ठीक है। कहीं ना कहीं जो भी इंफॉर्मेशन, ये जो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के जो टूल्स हैं जिनका हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसके अंदर आपका फोन भी आ जाता है, आपके प्रोजेक्टर आ जाते हैं, रेडियो, टेलीविजन, हर तरीके से ये सारे टूल्स आ जाते हैं। और आज के एजुकेशन सिस्टम में इन चीजों का बहुत ज्यादा यूज होने लग गया है।
है। अगर कोरोना की बात करें तो बच्चे यहाँ पर घर से ऐसे ही पढ़ने लगे थे, भाई फोन से ही पढ़ते थे, क्लासेस वगैरह सारी चीजें फोन से अरेंज हो रही थी। और अभी ऑनलाइन जो टीचिंग है उसका जमाना तो बहुत ज्यादा आ चुका है। तो बिना ये आईसीटी टूल के अगर ये लैपटॉप ही ना हो, अगर ये फोन ही ना हो, तो क्या आपको कोई भी किसी भी तरीके का लेक्चर डिलीवर किया जा सकता है? तो आज के टाइम में एजुकेशन में आईसीटी का अपना एक बहुत बड़ा अहम रोल हो चुका है। पहले जब हम लोग पढ़ते थे हमारे टाइम में स्कूल में वो स्मार्ट क्लासेस नहीं होती थी, वो प्रोजेक्टर वगैरह वो सारी चीजें नहीं होती थी, बस हमें बता दिया जाता था फोटोसिंथेसिस ऐसे होता है, इकोसिस्टम में ये सारी चीजें होती है, आप ऐसे ऐसे चीजों कर लो, बायोलॉजी में ये होता है, फिजिक्स में ये होता है। आज के टाइम में पूरा लाइव बच्चों को दिखाया जाता है कि आपको पूरा वो जो प्रोजेक्टर लगे होते हैं, पूरा आपको वीडियोस वगैरह वहां पर चला करके दिखाई जा सकते हैं, बिकॉज स्मार्ट बोर्ड आ चुके हैं। ठीक है, वहां पर आपको सारी चीजें गूगल में उसी टाइम करके दिखाई जा सकती है। तो वो एक तरीके से क्या इंटरेक्टिव हो जाता है, बच्चे के लिए बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है। एक तो बस टीचर मुंह से बोले कि ऐसे 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 होता है, और एक वो पूरा वीडियो फॉर्म में उसको अच्छे से देखे तो वो उस चीज को समझेगा, साथ ही वो ऐसे समझेगा कि वो कभी ना भूले। ठीक है, तो आईसीटी का एजुकेशन में अपना एक अलग ही रोल आज के टाइम में हो चुका है। आईसीटी की फुल फॉर्म अगर बात करें तो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इसमें कुछ टूल्स होते हैं जो कुछ वो जो सर्विसेज देते हैं दैट हैंडल एंड कम्युनिकेट इंफॉर्मेशन, जो कि आपकी इंफॉर्मेशन है उसको कम्युनिकेट कर रहे हैं। इस टाइम मैं जो इंफॉर्मेशन आपको देना चाहती हूँ वो अपने इस टूल की हेल्प से दे रही हूँ। एक लैपटॉप है, अपना एक फोन है, जो भी ये तगड़म झगड़म जो भी ये तामझाम है उसकी हेल्प से ये आपके आईसीटी के अंदर आते हैं कि मैं इतनी सारी चीजें आपको यहाँ पर बैठे हुए आपको बता सकती हूँ। आप वहां पर आराम से अपने बेड पे लेटकर अपना आराम से तकिया पिल्लो अपने पॉपकॉर्न शॉपकॉर्न खाते हो, आप आराम से इन चीजों को देख सकते हो। तो ये किसकी वजह से है? ये आपका आईसीटी की वजह से है। ठीक है, तो ये अपने आप में एक इन्फॉर्मेशन को कम्युनिकेट करने का एक बेहतर जरिया आज के टाइम में हो चुका है। कुछ कॉमन एग्जाम्पल की अगर बात करें तो आपके मोबाइल फोन्स हो गए, आपका टेलीविजन हो गया, लैपटॉप हो गए, आपका प्रोजेक्टर हो गया, रेडियो भी आज के टाइम में हो चुका है, टेलीविजन हो गया। ये सारी चीजें आपकी किस में आती है? आईसीटी के अंदर आती है। ठीक है, आईसीटी के बारे में डीपर वीडियो मैंने आपको प्रोवाइड कर रखी है प्लेलिस्ट के अंदर, उसके अंदर भी आपने अच्छे से देखना है, बट मैंने यहाँ पर भी आपको पूरी कोशिश करी है। और जिनको भी यहाँ पर समस्या है भाई वहां पर इंग्लिश मीडियम में है, तो आप ये वाली चीजें देख लो, सारी चीजें आपको इंक्लूड करी है और थोड़े से और अच्छे लेवल पर करी है। ठीक है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आईसीटी यहाँ पर इंपैक्ट करते हैं स्टूडेंट की लर्निंग को बिल्कुल इंपैक्ट करते हैं। एक तो चीजें आप बोल बोल के सिर्फ सुनते ही जाओ, टीचर बोल रहा है और आप पैसे वो करके बस अपने आराम से बैठ करके सुन रहे हो, आप नींद में हो, आराम से अच्छे से झपकियां मार रहे हो। और एक टीचर आराम से आपको पूरा चीजें दिखाए, वीडियोस वगैरह पूरा आपको प्रेजेंट करके दिखाए, तो उसमें आपका कहीं ना कहीं इंटरेस्ट बना रहता है, साथ ही आपकी जो लर्निंग है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर इफेक्ट होती है। डिजिटली आप लोग यहाँ पर साक्षर हो रहे होते हैं, लिटरेट हो रहे होते हैं और अंडरस्टैंड करते हो हाउ टू इंटीग्रेट इनटू करिकुलम, यानी कि करिकुलम के अंदर आप लोग इस चीज को कैसे इंटीग्रेट कर सकते हो, ये सारी चीजें आप लोग इसमें सीखते हो। तो आईसीटी के अपने एक अलग ही भाई बहुत ज्यादा फायदे हैं आज के टाइम में। When teachers are digitally illiterate, अब यहाँ पर ऐसा नहीं है भाई, मान लो मैंने कोई ऐसा टीचर हायर कर लिया जिसको ये सारी चीजें यूज करनी ना आती हो, ठीक है भाई, तो फिर वो उसके लिए कोई फायदा ही नहीं है, फिर आईसीटी का कोई मतलब ही नहीं हो जाता है। तो टीचर यहाँ पे डिजिटली लिटरेट हो, डिजिटली लिटरेट मतलब आपको ये सारी चीजें यूज करनी आती हो, आपको पता हो कब कैसे क्या करना है, डिजिटली लिटरेट हो और ट्रेंड हो, अगर आप अच्छी तरीके से, आपको पूरी ट्रेनिंग है कि आपको आईसीटी कैसे यूज करना है, तो ये जो अप्रोचेज है बहुत हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल यहाँ पर क्रिएट कर सकती है। टीचर भी अपना पूरा 100% दे, बच्चों ऐसे ऐसे देखो, अच्छा मैं तुमको और अलग तरीके से दिखाता हूँ, अच्छा ठीक है ऐसे समझ नहीं आ रहा, ठीक है अल्टरनेट वीडियोस आपको दिखाता हूँ, अब समझ में आ रहा है। ऐसे टीचर अपनी तरफ से एक मतलब एक ऐसे पूरा आपको रिसोर्स दे अच्छे से, तो बच्चे ऑटोमेटिक उस चीज को समझेंगे, बच्चे की जो थिंकिंग स्किल है ना वो भी यहाँ पर अच्छे से बड़ी होगी। और एक टीचर ऐसे करे कि वो कहीं से वैसे ऐसे देख लाया, अच्छा बेटा बस यही देख लो, अच्छा नहीं आया कोई बात नहीं, आ जाएगा रिपीट पे देख लो, ठीक है। एक तो हम ऐसे करें तो क्योंकि उसको पता ही नहीं है सारी चीजें कैसे यूज करनी है, तो यहाँ पर क्रिएटिव होता है बच्चा, इंडिविजुअलाइज ऑप्शंस यहाँ पर खुलते हैं स्टूडेंट्स के लिए, ताकि बच्चे अपने अंडरस्टैंडिंग को यहाँ पर क्या कर पाए, एक्सप्रेस कर पाए। ठीक है, समझ में आ रहा है सभी को? कमेंट करके बताना भाई कैसी लग रही है आपको पीडीएफ, कैसा आपको मैराथन यहाँ पर लग रही है। थोड़ी लंबी हो सकती है बट यहाँ पर बहुत अच्छा चीजें मैंने आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करी है। वी नीड टेक्नोलॉजी इन एवरी क्लासरूम एंड इन एवरी स्टूडेंट एंड टीचर्स हैंड। हमें जरूरत है आज के टाइम में, हर टीचर के हाथ में आईसीटी टूल्स की जरूरत आज के टाइम में पड़ गई है। आज हर जो है पहले क्या होता था कि हम मान लो जैसे हमारे टाइम में क्या होता था
कि भाई हम जब स्कूल से आते थे, अगर हमें किसी भी चीज में कोई समस्या, मान लो कोई क्वेश्चन नहीं आया, कोई कॉन्सेप्ट अगर हमें समझ में नहीं आया, तो इस कॉन्सेप्ट को, उस समस्या को एज इट इज घर से लेकर के हम कहाँ जाते थे, हम घर से लेकर के एज इट इज स्कूल तक चले जाते थे कि भाई हमें समझ में नहीं आया, हमें बताओ, टीचर से बोलते थे, या फिर कई बार हम हेजिटेट भी कर जाते थे। तो इससे जो इंटरेक्शन है टीचर का और स्टूडेंट का, वो भी कहीं ना कहीं कम हो रहा था। बट आईसीटी की हेल्प से वो इंटरेक्शन भी यहाँ पर बहुत जो है रिजोल्व हो चुका है। आईसीटी की हेल्प से टीचर जो अपनी सारी चीजें समझा रहा है और बच्चे भी अपनी समस्या आराम से यहाँ पे पूछ पा रहे हैं, ठीक है। लेकिन आज के टाइम में बच्चे को अपनी समस्या घर पे रह करके ही सोल्व करने की मतलब ये हो गया कि भाई आप आराम से गूगल कर सकते हो, आप आराम से कुछ भी चीजें यहाँ पर कर सकते हो, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है इसका कि आज के टाइम में जो आईसीटी है वो आपका क्या बन गया, आपका पेन पेपर यही बन गया है, ठीक है। आज के टाइम का, आवर टाइम का, यानी कि आज के टाइम का आपका पेन पेपर आईसीटी ही बन गया है। ये आपका एक लेंस की तरह काम करता है, जिससे हम एक्सपीरियंस करते हैं अपने वर्ल्ड को, हम अपने वर्ल्ड के बारे में जो भी जानकारी है, अधिकांश अनुभव हम जो है इस चीज का यहाँ से करते हैं। हमें एकदम से सारी जानकारी मिल जाती है, कहाँ पे क्या हो रहा है, कहाँ पे क्या न्यूज चल रही है, वो एकदम से आपको सारी चीजें मिल जाती है आज के टाइम में। नीड की क्या जरूरत पड़ी, क्या इंपॉर्टेंस है आईसीटी के एजुकेशन में, तो आईसीटी जो है फ्लेक्सिबिलिटी लाती है, आपकी लर्निंग में लचीलापन लाती है, एक रिजिड जो लर्निंग है वो नहीं रह जाती है, फ्लेक्सिबिलिटी लाती है, अवेलेबिलिटी ऑफ लर्निंग मटेरियल्स, यहाँ पर आपको एक लर्निंग मटेरियल का से नहीं, आप हजारों लर्निंग मटेरियल्स का इस्तेमाल कर सकते हो, आप बच्चे को हर तरीके से यहाँ पर चीजें समझा सकते हो। व्हाइल ऑल रिसोर्सेज आर अवेलेबल इन द क्लासरूम, स्टूडेंट्स कैन एक्सेस देम आउटसाइड स्कूल्स। अब ये नहीं है कि बच्चे को कोई समस्या है तो वो स्कूल में जाकर के ही उस चीज को सोल्व करेगा, बच्चा आउटसाइड भी रह करके अपनी जो चीजें हैं वो अलग से खुद से भी कर सकते हैं, खुद से भी चीजों को यहाँ पर एक्सपेंड रूप में कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीजें हैं, एक इसका फायदा है भाई, आप लचीलापन इसके अंदर आ गया है। अवेलेबिलिटी ऑफ लर्निंग रिसोर्सेज आल्सो बेनिफिट स्टूडेंट्स हु कांट अफोर्ड, ऐसे भी बच्चे होते हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते अटेंड क्लास एवरी डे, है ना। जैसे यूट्यूब पर, अभी YouTube पर मैंने आपको 50% पूरा कंटेंट फ्री जो है दे रखा है। अब जिनके पास भाई बैच खरीदने का पैसे नहीं है, बिकॉज बैच आपको पता है 3, 4, 5, 6 हजार 7, 8 हजार, कोई लिमिट ही नहीं रह गई आज के टाइम में। एजुकेशन में इतनी मतलब इतना पैसा हो लोग करते हैं ना, पैसा करते हैं, आज के टाइम में कोई लिमिट ही नहीं रह गई है। मैंने 10-10, 11-11 हजार रुपए के भी बैच देखे, बताओ कोई मतलब बनता है इस चीज का, 10-10, 11 हजार रुपए के तुम बैच दे रहे हो। तो जो नॉर्मल जो इंसान है, मैं तो बहुत नॉर्मल इंसान हूँ, मेरे से अगर कोई कहे तो कि तुम 5,000 का बैच ले लो, मैं वो भी नहीं अफोर्ड कर सकती हूँ, ठीक है। तो मैं 10 बार सोचूंगी उस चीज को लेने में भी। बट बच्चे क्या करते हैं, उनके पास कोई सोल्यूशन रह नहीं जाता है, फिर वो उस बैच को ले लेते हैं, बैच में फिर कुछ मिलता नहीं है। तो यहाँ पर यही हो गया है कि हम इस चीज से हम वो रिसोर्सेज बच्चे को प्रोवाइड कर सकते हैं जो बच्चा पैसे में उस चीज को लेने के लिए एलिजिबल नहीं है या फिर वो अफोर्ड नहीं कर सकता है, ठीक है। तो ये एक है यहाँ पर एग्जाम्पल बन जाता है, यानी कि आप बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं तो जो अटेंड नहीं कर सकते ऑनलाइन क्लासेस को, जो जा नहीं सकते हैं कहीं पर भी, तो उनके लिए एक फ्री रिसोर्सेज का ये साधन हो सकता है। नेक्स्ट है आईसीटी इन एजुकेशन मैनेजमेंट इज नॉट ओनली मीन टू एजुकेट स्टूडेंट बट ऑल्सो टीचर। अब आईसीटी की हेल्प से ऐसा नहीं है कि सिर्फ बच्चे ही एजुकेट हो रहे हैं, बल्कि टीचर्स भी हो रहे हैं। अब यहाँ पे मुझे हंसी आ रही है क्योंकि मैं क्या करती थी, मतलब मेरे पास लैपटॉप था बट मैं बहुत कम इसका यूज करती थी, बहुत कम इसका। अभी तक मैं जो भी वीडियोस जनरेट कर रही थी, मैं कोशिश कर रही थी मैं अपने फोन से ही काम कर लूँ, बट अभी अब बोलते ना वक्त की एक डिमांड है, तो अभी टाइम की रिक्वायरमेंट ये है कि मुझे इस लैपटॉप को उठाना पड़ा और इस लैपटॉप को उठा करके मैं खुद चीजें सीख रही हूँ, मैं खुद सीख रही हूँ। इसमें बहुत सारी चीजें जो मैंने बहुत टाइम पहले छोड़ दी है, लेकिन अभी मुझे खुद इसमें काफी चीजें सीखने को मिल रही है कि अच्छा ये ऐसे ऐसे हम कर सकते हैं, अच्छा हम ऐसे कर सकते हैं। तो मैं कई बार खुद भी इसमें बहुत ज्यादा पजल हो जाती हूँ। तो टीचर्स भी इससे सीखते हैं ऑनलाइन टूल्स की हेल्प से। आप जो भी चीजें यूज करते हो, जरूरी नहीं है आप स्टूडेंट्स को तो समझा ही रहे हो, बट जो आपको पढ़ा रहे हैं वो भी यहाँ पर चीजें को सीख रहे हैं, ठीक है। तो मेरे लिए तो बहुत ज्यादा ये एक रिलेटेबल चीज यहाँ पर हो जाती है। रेगुलर टीचर ट्रेनिंग की यहाँ पर जरूरत होती है, ठीक है। अगर टीचर्स के लिए प्रॉपर ट्रेनिंग की जरूरत होती है, भाई आपको ऐसे ऐसे सारी चीजें यूज करनी है, वो सारी चीजें जो एसेंशियल होती है, आईसीटी हेल्प करता है ट्रेन देम इन देयर ओन इंस्टीट्यूट थ्रू। भाई यहाँ पर जितने भी इंस्टीट्यूट वगैरह हो जाते हैं वहां पर टीचर्स को ट्रेन वगैरह किया जाता है। जैसे क्लासरूम के अंदर जो स्मार्ट क्लासेज होती है, जो स्मार्ट बोर्ड लगे होते हैं, उनको यूज करने के लिए भी तो वहां पर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होने चाहिए ना। अगर टीचर को पता ही नहीं चलेगा कहाँ पर क्या कैसे क्या करना है, तो फिर उस चीज का कोई फायदा नहीं है। विजुअल लर्निंग इज मोर इफेक्टिव, ये कह रहा है कि ऐसी लर्निंग जिसको आप देख सकते हो,
यानी कि जैसे मान लीजिए आपके सामने अभी मैं भी आई हूँ कॉर्नर में, आपको लिखा हुआ भी दिख रहा है, आप देख भी सकते हो। एक तो मैं आपको ऑडियो रिकॉर्ड करके भेज दूं, ठीक है, उसमें कोई फायदा नहीं है, बट आप यहाँ पे आप सब कुछ देख पा रहे हो, आपको समझ में आ रहा है, मेरे एक्सप्रेशन से भी आप चीजें समझ पा रहे हो, मैं जो बोलने की कोशिश कर रही हूँ आप यहाँ पर देख के आराम से समझ पा रहे हो। तो ये विजुअल लर्निंग है, ठीक है। जैसे स्मार्ट बोर्ड आ गए आज के टाइम में, है ना, स्मार्ट बोर्ड आ गए हैं, तो वो बहुत इफेक्टिव हो जाता है स्टूडेंट्स के लिए। रेगुलर चोक एंड टोक, यानी कि आप चोक और टोक का इस्तेमाल करते हो, उससे काफी इफेक्टिव हो गई ये सारी चीजें। दिस इज बिकॉज अवर ब्रेन प्रोसेस, क्योंकि हमारा जो दिमाग है वो प्रोसेस करता है, क्योंकि वो इमेजेस को और वीडियोस को जो है ज्यादा प्रोसेस करता है टेक्स्ट के कंपैरिजन में, ठीक है। हमारे दिमाग में ये होता है, हम चीजों को ऐसे ज्यादा अच्छी तरीके से जो है डील कर पाते हैं। तो ये इसका एक फायदा है कि लर्निंग जो है बहुत अच्छी यहाँ पर चीजें जो है इफेक्ट करती है। नीड ऑफ आईसीटी इन एजुकेशन इज टू क्रिएट अ लर्निंग एनवायरनमेंट। आईसीटी का जो इस्तेमाल करने का जो नीड है वो ये है कि आप एक सीखने का वातावरण बना पाए क्लास के अंदर, और ताकि बच्चे क्या कर पाए, फोकस कर पाए, बच्चे जो है अपने कॉन्सेप्ट के ऊपर केंद्रित कर पाए, बच्चे सोए ना क्लास के अंदर, ठीक है। इसका एक इंपॉर्टेंट है ये चीजें यहाँ पर याद, क्योंकि कई बार हमारे साथ भी होता है, मतलब मेरे साथ भी हुआ है, आपके साथ में भी हुआ, क्लासरूम में कई बार चीजें इतनी बोरिंग चलती रहती है, हमें नींद आ जाती है, ठीक है, तो नींद हमें आ जाती है, बट आईसीटी क्या करते हैं, बच्चे को सोने नहीं देती, बच्चे का फोकस यहाँ पर बना करके रखती है। तो जो गैप है ना किसके बीच में, टीचर के बीच में और लर्नर के बीच में, उसको खत्म करता है हमारा आईसीटी। यानी कि गैप नहीं है, एक तो बच्चा सिर्फ सो रहा है, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, टीचर अपना ही बड़बड़ाता जा रहा है, तो जो गैप है उसको यहाँ पर भरने का काम कर रहा है क्या, आईसीटी। ये एक यहाँ पर एक जो है इंपॉर्टेंट एडवांटेज है, यहाँ पर एक नीड के फॉर्म में आप यहाँ पर देख सकते हो। क्लासेस स्मार्ट कितनी सुंदर चली हुई है, काश हमारे टाइम पे भी ऐसे चली होती, कितने बड़े पीसी इनके लिए लगाए हुए हैं। तो ये कुछ ऐसे क्लासेस यहाँ पर चलती रहती है, आईसीटी का एक एग्जाम्पल ही है। उसके बाद हम पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक को, असेसमेंट एंड टाइप्स को। असेसमेंट का मतलब क्या होता है, असेसमेंट और इवैल्यूएशन के अंदर पहले तो आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, ठीक है। असेसमेंट का मतलब होता है आकलन। आप कोई भी चीजें जब कर रहे हो तो आप उसके लिए एक मतलब फीडबैक के तौर पर करते हो आप इस चीज को, कि आप एक चीज के ऐसे फीडबैक के तौर पर कि बच्चे कितना सीख पा रहे हैं, बच्चे कितना यहाँ पर चीजों को कर पा रहे हैं, ठीक है। वो असेसमेंट होता है कि हम उसको फिर फीडबैक भी दे सकते हैं, उसके अंदर चेंज भी ला सकते हैं, अगर बच्चा कहीं पे गलत हो तो हम उसके अंदर चेंज भी ला सकते हैं। वहीं अगर बात करूं इवैल्यूएशन की, तो इवैल्यूएशन जो होता है आपका, वो एक तरीके से ना जज कर देता है बच्चे को, वो एक तरीके से जज कर देता है कि बच्चे ने इतना सीखा है और बच्चे ने इतनी लर्निंग करी है, ठीक है। वो इवैल्यूएशन होता है जो कि आपका बिल्कुल एंड में होता है, क्लास के बिल्कुल एंड ऑफ द ईयर होता है। आपको इवैल्यूएट कर दिया जाता है कि इस साल आपने ये सीखा है, आपके यहाँ नंबर कटे हैं, आपने अब फिर आप प्रमोट हो जाते हो उसमें नेक्स्ट क्लास में। बट असेसमेंट क्या होता है, जब आप जो है अपनी पढ़ाई के दौरान जब आप चीजें यहाँ पर करते हो, आपको असेस करा जाता है कि आपकी लर्निंग कैसी चल रही है, आप और कैसे बेहतर तरीके से चीजें कर सकते हैं, वो आपके असेसमेंट का हिस्सा हो जाता है, आंकलन का हिस्सा हो जाता है, ठीक है। तो असेसमेंट और इसके टाइप्स, तो जनरली हम 3 टाइप्स की यहाँ पर बात करते हैं। असेसमेंट फॉर लर्निंग की बात करते हैं, असेसमेंट एज लर्निंग की, और असेसमेंट ऑफ लर्निंग की बात करते हैं। तो पहले तो आपको हिंदी में बता दूं मैं, बिकॉज हिंदी वाले फिर काफी करते हैं। अच्छा, असेसमेंट फॉर लर्निंग, देखो फॉर का मतलब क्या होता है, फॉर का मतलब क्या होता है, के लिए, ठीक है, के लिए। और असेसमेंट मतलब आकलन, लर्निंग मतलब सीखना। सीखने के लिए आकलन होता है फॉर, सीखने का आकलन होता है ऑफ, ठीक है। और सीखने के रूप में आकलन होता है एज, के रूप में, ठीक है। तो असेसमेंट फॉर लर्निंग को बोलते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट, FA। असेसमेंट ऑफ लर्निंग को बोलते हैं समेटिव असेसमेंट, SA। और ये आपका पीयर असेसमेंट हो जाता है जब आप आपस में एक दूसरे का असेसमेंट कर लेते हैं बच्चे ही। इतना समझ में आया? इसके अंदर क्या है, असेसमेंट फॉर लर्निंग, फॉर मतलब के लिए, तो सीखने के लिए आकलन, सीखने के रूप में आकलन, यहाँ पर ये सीखने के रूप में आकलन, और ये है असेसमेंट ऑफ लर्निंग, मतलब कि सीखने का आकलन। ये आपका ऐसे होता है, आप इसको ऐसे लर्न कर सकते हो, F से स्टार्ट है मतलब FA, और वो आपका ऐसे हो जाता है। अभी पढ़ेंगे एक एक करके नीचे। जो FA जो फॉर होता है ना, असेसमेंट फॉर लर्निंग, ये आपका टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान होता है, ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। इससे आप एक फीडबैक ले सकते हैं कि आपके बच्चे कहाँ पर पीछे छूट रहे हैं, आपके बच्चे को किस चीज की जरूरत है। यहाँ पर आप बच्चे का जो डिफिकल्टी है उसको डायग्नोज कर सकते हैं, यानी कि उसका यहाँ पर आप पता लगा सकते हैं, उसकी कमियों का पता लगाना डायग्नोज कहलाता है। और डायग्नोज करने के साथ ही आप यहाँ पर रिमीडियल टीचिंग कर सकते हैं, मतलब कि उपचारात्मक शिक्षण आप यहाँ पर कर सकते हैं। आपने पहले डायग्नोज किया समस्या को कि अच्छा बच्चों को ये समस्या आ रही है, फिर आपने कोई अल्टरनेट तरीके से पढ़ा दिया, कोई एग्जाम्पल अलग दे दिया, बच्चे को समझ में आ गया, वो रिमीडियल टीचिंग हो जाता है। कि आपने समस्या का पहले जो है समस्या को पहले ढूंढा, उस समस्या को ढूंढना डायग्नोज टीचिंग बोला
निकाला जाता है और बाद में फिर उस समस्या का आपने समाधान कर दिया, वो आपका रिमीडियल टीचिंग के अंदर आ जाता है। तो ये आपका असेसमेंट फॉर लर्निंग में है, जो कि आपका टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान होता है। असेसमेंट ऑफ लर्निंग की बात करें तो ये आपका टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के एंड में होता है, ठीक है। वो दौरान में होता है, ये एंड में होता है, ठीक है। इसमें फीडबैक नहीं होता है, उसमें फीडबैक होता है। तो ये आपका एंड में होता है। ये जो दो चीजें आपने ध्यान में रखनी है। जैसे आप अगर मैक्सिमम आप लोग स्कूल में जाते होंगे, आपको ये सारी चीजें पता है। जो आपके एफए होते हैं ना, एफए होते हैं, जो आपके यूनिट टेस्ट वगैरह होते हैं, वो आपके असेसमेंट फॉर लर्निंग का हिस्सा होते हैं। और जो आपके एसए होते हैं, जो आपका 6 आपका बिल्कुल मिड में सितंबर में होता है और एक आपका फरवरी मार्च में होता है, वो आपका एसए होता है। अभी समझे इस चीज से? अभी क्लियर है? चलिए अब एक एक करके चीजों को पढ़ लेते हैं कि इसके अंदर आपका टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान होता है, यहाँ पे जो एसेस किया जाता है स्टूडेंट की प्रोग्रेस का और उसकी लर्निंग की नीड्स का। यानी कि हम यहाँ पर जैसे मान लीजिए मैंने कोई टॉपिक यहाँ पर मैं आपको ये पढ़ा रही हूँ, पढ़ाते पढ़ाते मैं आपको एक क्वेश्चन पूछ लूँ, वो क्वेश्चन अगर आपको आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो मैं उसी टाइम बच्चे को बता दूं कि अच्छा आपको नहीं आता, कोई बात नहीं बेटा, ऐसे ऐसे ये होता है। तो मैंने उसी टाइम आपके समस्या का निवारण कर दिया, वो आपका असेसमेंट फॉर लर्निंग है। मैं पढ़ाते पढ़ाते कोई टेस्ट ले लूं तो वो आपका असेसमेंट फॉर लर्निंग है। कि मतलब कोई फाइनल एग्जाम नहीं है, बस मैंने कोई आपको कोई असेसमेंट दे दिया, कोई असेसमेंट बोल रही हूँ, कोई असाइनमेंट दे दिया, ठीक है, वो सारा आपका इसके अंदर आता है। तो यहाँ पर आप बच्चों की जो भी समस्याएं हैं, उसके जो भी नीड्स है, उसका यहाँ पर निवारण करते हैं। इसके अंदर बच्चे जो इन्वॉल्व होते हैं वो असेसमेंट प्रोसेस कहलाई जाती है। बच्चे यहाँ पर स्टूडेंट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। डिस्क्रिप्टिव फीडबैक यहाँ पर मिलता है कि बच्चे के लिए क्या और ज्यादा जरूरत है, बच्चे और टीचर को और क्या ज्यादा स्ट्रेटेजीज यहाँ पर टीचर इस्तेमाल कर सकते हैं। टीचर एंड स्टूडेंट यहाँ पर मिलकर के काम करते हैं ताकि बच्चे की लर्निंग को इंप्रूव करा जा सके। ये एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस होती है, जब तक बच्चा सीखेगा नहीं तब तक ये चीजें चलती रहेंगी। ये कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। लर्नर का जो मोटिवेशन है यहाँ पर वो क्या होता है, इंक्रीज होता है। वहीं अगर असेसमेंट एज लर्निंग की बात करें तो ये असेसमेंट होता है जब पीयर असेसमेंट इसको बोलते हैं, यानी कि बच्चे जो आपस में एक दूसरे का, जैसे बच्चे आपस में एक दूसरे की कॉपी चेक कर ले, तो ये वो है कि बच्चे आपस में, स्टूडेंट जो आपस में एक दूसरे की लर्निंग को यहाँ पर असेस कर रहे हैं। असेस स्टूडेंट कॉग्निशन अबाउट देयर लर्निंग। स्टूडेंट्स जो होते हैं वो एक्टिवली इन्वॉल्व होते हैं इन मॉनिटरिंग एंड असेसिंग देयर लर्निंग, यानी कि एक दूसरे को मॉनिटर करते हैं, एक दूसरे को यहाँ पर, ऐसे अपनी क्लास में होता था ना, जैसे टीचर ने कुछ काम दिया तो बोल देते थे तुम उसकी कॉपी ले लो, तुम उसकी कॉपी ले लो, दोनों एक दूसरे की गलतियां निकालो, तो वो हाँ यही है। टीचर शो स्टूडेंट्स हाउ टू डू सेल्फ असेसमेंट। यहाँ पे टीचर बताता है कि आप खुद से अपना आकलन कैसे कर सकते हो। टीचर प्रोवाइड करता है स्टूडेंट विद अपॉर्चुनिटीज टू प्रैक्टिस सेल्फ मॉनिटरिंग, यानी कि आप, टीचर बताता है कि आप खुद से कैसे खुद को मॉनिटर कर सकते हो, कैसे खुद का रिफ्लेक्शन, यानी कि आपने क्या कुछ किया है वो रिफ्लेक्ट करके आता है कि आपने क्या कुछ किया है, कहाँ पे गलती है, कहाँ पे आपने कुछ सही किया, उसका चिंतन आता है, उसका रिफ्लेक्शन आता है। ये भी आपकी एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस होता है, ठीक है। टीचर गाइड करता है स्टूडेंट को इन सेटिंग लर्निंग गोल्स। यहाँ पर टीचर जो है एक गोल्स को यहाँ पर गाइड करता है स्टूडेंट को, ताकि गोल्स जो सेट किए हुए हैं उसको यहाँ पर अचीव किया जा सके। उसके बाद जो ऑफ लर्निंग है, ये आपका एंड में होता है। असेस करता है व्हाट स्टूडेंट्स हैव लर्न, यानी कि बच्चे ने कितना सीखा है ये बताता है, ठीक है। बच्चे यहाँ पर ये सीख रहे थे कि कितनी गलती है, उस चीज का सुधार हो रहा था, बट यहाँ पे बताता है कि बच्चे ने कितना सीख लिया है वो बताता है। स्टूडेंट यहाँ पर डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते हैं, क्योंकि इसमें टीचर यहाँ पे बस ये देखता है कि बच्चे ने कितना सीख लिया है। भाई आपका जो वो एट द एंड जो एग्जाम होता है उसके बाद यही तो बताते हैं कि आपने कितना सीखा है। सर्टिफाइड स्टूडेंट्स कॉम्पिटेंस, यानी यहाँ पे बच्चे को एक सर्टिफिकेट टाइप दे दिया जाता है कि आपको, आपके इतना रैंक है, आपका ये सारी चीजें हैं। में इंक्रीज और डिक्रीज लर्नर मोटिवेशन, इससे जो मोटिवेशन है वो या तो इंक्रीज हो जाएगा या डिक्रीज हो जाएगा। अगर उसको ये लगा उसकी ज्यादा नंबर है तो उसका मोटिवेशन इंक्रीज हो जाएगा, अगर उसको ये लगा कि उसके नंबर कम है कहीं ना कहीं तो उसका मोटिवेशन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। प्रमोट करता है रैंकिंग को और सॉर्टिंग ऑफ स्टूडेंट, यहाँ पर जो है रैंकिंग वगैरह हो जाती है, जैसे कोई बच्चा फर्स्ट आ गया, कोई बच्चा सेकंड आ गया, किसी को ए ग्रेड मिल गया, किसी को बी ग्रेड मिल गया, तो यहाँ पे रैंकिंग वाइज बच्चा हो जाता है और कहीं ना कहीं सॉर्ट हो जाता है स्टूडेंट से। कोई फर्स्ट है कोई सेकंड है तो नीचे वाला थोड़ा अपने आप को यहाँ पर डिमोटिवेट कर बैठेगा। रिवील करता है स्टूडेंट्स की लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग को, यानी कि बच्चे का जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है वो अभी तक कितना हो चुका है उसको यहाँ पर रिलेट किया जाता है, ठीक है। ये सारी चीजें हैं यहाँ पर। उसके बाद जो नेक्स्ट है, आई होप आपको क्लियर है और दिख रहा है, ये जो है आपका जो फॉर्मेटिव वाला था और ये आपका पीयर वाला था और ये आपका एज था समेटिव असेसमेंट, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ फॉर्मेटिव असेसमेंट। तो प्रोवाइड करता है क्लियर लर्निंग टारगेट फॉर गोल्स फॉर स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो भी टारगेट्स है बच्चे को ये प्रोवाइड करता है, बिकॉज ये आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट है जो कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान होता है। बच्चा बिल्कुल एक्टिव है और बच्चा बिल्कुल ही मोटिवेट है इधर। और स्टूडेंट जो है लर्न करते हैं टू डिफरेंशिएट गुड वर्क फ्रॉम वीक वर्क,
ठीक है। यहाँ पर बच्चे को ऐसे कैटेगराइज नहीं कर दिया जाता है कि आपके इतने नंबर आए हैं। यहाँ पर बच्चा बस ये डिफरेंशिएट कर पाता, अगर उसकी कुछ गलती है तो अपनी कमियों को देख पाए और फिर उसमें सुधार कर पाए। तो टीचर और स्टूडेंट असेस करते हैं स्टूडेंट की लर्निंग को, दोनों मिलकर के यहाँ पे काम करते हैं। पीयर के अंदर क्या बात करते हैं कि स्टूडेंट यहाँ पर अपनी खुद की लर्निंग को असेस करते हैं, पीयर आपस में खुद से ही कर रहे हैं। इन्वॉल्व स्टूडेंट लर्निंग एंड मोटिवेशन, यहाँ पर बच्चे की जो लर्निंग है उसको इंप्रूव किया जा रहा है और बच्चे के अंदर मोटिवेशन भी आ रहा है, बच्चे को रैंक नहीं किया जा रहा, जबकि इससे उल्टा यहाँ पर लेस एम्फेसिस हो रहा है यहाँ पे स्टूडेंट की लर्निंग पे, बिकॉज यहाँ पर जो है उसको बस ये बता दिया आपने इतना सीखा, उसमें कोई इंप्रूवमेंट नहीं, कुछ उसमें फीडबैक नहीं, तो वो इससे बच्चा जो है यहाँ पर लर्निंग में कहीं ना कहीं थोड़ा सा लेस अपने आप को थोड़ा सा देखता है। अकाउंटेबिलिटी मीट स्टैंडर्ड्स के बारे में बात होती है, ठीक है। टीचर असेस करता है स्टूडेंट की लर्निंग को, यहाँ पर टीचर करता है, वहां पर बच्चे, इधर जो है बच्चे और टीचर दोनों कर रहे थे, इधर जो है बच्चे आपस में कर रहे थे और इधर टीचर कर रहा है, क्योंकि वो ऐसे है। आपने रिलेट करके चलो, जब आप स्कूल में जाते हो ना, या फिर आपने नहीं भी पढ़ाया तो भी उस चीज को रिलेट करते हुए चलो अपने स्कूल से, ठीक है। तो आप इस चीज को आराम से समझ जाओगे। नेक्स्ट पे चलते हैं आप। अब बात आती है कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग की। योग्यता आधारित शिक्षा क्या होती है, जो कि आपके सिलेबस में दिया गया है। कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग का क्या मतलब होता है भाई? अब मतलब पहले क्या होता था कि हम चीजों को हमारे सामने प्रेजेंट किया गया, हमने उसको बस क्या किया, रट लिया, ठीक है, और हम आगे बढ़ गए। कॉम्पिटेंसी का मतलब यह है कि अगर आप कोई भी चीज कर रहे हो तो आप उसमें कॉम्पिटेंट होने चाहिए हो, आपको उसमें योग्यता होनी चाहिए कि अगर आपने कोई चीज पढ़ी है तो फिर आपकी मास्टरी उसके ऊपर हो जानी चाहिए है। ये है आपकी कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन। मतलब कि अगर मैं आपके सामने एक टॉपिक प्रेजेंट कर रही हूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने ऐसे ऐसे रीड किया और रट करके आप चले गए, बल्कि आपने इसको समझना है, आपको आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल इसके ऊपर इतनी अच्छी बनानी है कि आपसे अगर कोई क्वेश्चन पूछे फिर आप आराम से उस क्वेश्चन का क्या कर पाए, आंसर कर पाए, यानी कि आपकी मास्टरी इस कॉन्सेप्ट के ऊपर हो गई है। ऐसा नहीं है कि बस आपने ऊपर ऊपर से देखा और आप चले गए, तो वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग हो जाता है। ये एक ऐसी अप्रोच होती है जो अलाउ करती है स्टूडेंट को टू गेट मास्टरी रिगार्डलेस ऑफ एनी एनवायरमेंट, बिना किसी एनवायरमेंट में, मतलब डिपेंड नहीं करता आपका क्या एनवायरमेंट है, क्या आपकी स्किल्स है, आपकी जो कॉम्पिटेंसी है वो किसी भी सब्जेक्ट्स में हो जानी चाहिए। कोई टॉपिक अगर आपके सामने प्रेजेंट किया जा रहा है तो टीचर इंश्योर करे कि वो इस तरीके से प्रेजेंट करे, सिस्टमैटिक तरीके से, कि बच्चा जो है वो अपनी अंडरस्टैंडिंग उस टॉपिक के ऊपर अच्छे तरीके से बना पाए और अपनी जो महारत है, अपनी जो योग्यता है उस टॉपिक के ऊपर अच्छे से हासिल कर पाए। ठीक है, समझ में आया इस चीज को? तो बढ़ते हैं। कॉम्पिटेंसी इज द एबिलिटी, ठीक है। कॉम्पिटेंसी का मतलब क्या होता है, योग्यता का क्या मतलब होता है? ये एक ऐसी एबिलिटी होती है, एक ऐसी क्षमता होती है, एक ऐसी कैपेसिटी होती है किसी भी पर्सन की टू परफॉर्म एनी टास्क सक्सेसफुली, यानी कि इंडिविजुअली और आराम से सफलतापूर्वक वो किसी भी काम को परफॉर्म कर सकता है, तो फिर वो उसकी कॉम्पिटेंसी होती है, उसकी योग्यता होती है। ठीक है, अगर ये टॉपिक मैं आपके सामने बहुत अच्छी तरीके से प्रेजेंट कर पा रही हूं तो फिर ये क्या है, मेरी कॉम्पिटेंसी है। ठीक है, अभी समझे इस चीज को। कुछ की फीचर्स के बारे में बात करेंगे कॉम्पिटेंसी के। की फीचर्स क्या है इसके, कुछ इसकी विशेषताएं हैं। 5 पॉइंट्स यहाँ पर आपको दिए गए हैं वर्किंग डेफिनेशन ऑफ सीबीएल कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग की। सबसे पहले तो आपको डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ मास्टरी, आपको किस चीज की यहाँ पर मास्टरी करनी है, कौन सा टॉपिक आपको यहाँ पर प्रेजेंट करना है, उसका डिमॉन्स्ट्रेशन आपको जो है अच्छे से मिले। टीचर इंश्योर करे कि आप उस चीज को अच्छे तरीके से बच्चे के सामने पेश करें और उसके क्या लर्निंग आउटकम्स है, आप जो है किस उद्देश्य के साथ, किस आउटकम के साथ आप चीजें यहाँ पर डिफाइन कर रहे हो। ठीक है, उस चीज का टीचर को भी अच्छे से पता हो और बच्चे को भी अच्छे से पता हो। मीनिंगफुल टाइप्स ऑफ असेसमेंट, यहाँ पर जो भी असेसमेंट हो रहे हैं, जो भी आंकलन हो रहे हैं, वो एक तरीके से बिल्कुल सक्सेसफुल फॉर्म में हो, बिल्कुल मीनिंगफुल हो। सपोर्ट सिस्टम बच्चे के लिए बराबर बना रहे टीचर की तरफ से। ऐसा नहीं है कि बस आप बैठ गए साइड में, आप आराम से बैठे हुए और बच्चे को यहाँ पर समस्या आ रही है तो आपका सपोर्ट बच्चे के ऊपर आराम से बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बना रहे। जहां पर भी बच्चे को समस्या है आप वहां पर खड़े हो उनकी उसको बताने के लिए। क्रिएशन ऑफ नॉलेज, यहाँ पर आपका जो ज्ञान है उसका यहाँ पर क्रिएशन हो रहा है, बिकॉज बच्चा जो है एट द एंड जब कंसेप्ट को सीखेगा, उसकी जब कॉम्पिटेंसी बनेगी तो उसका नॉलेज कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या हो रहा है, क्रिएट हो रहा है। तो ये कुछ 5 पॉइंट्स है जिसको आपने ध्यान में रखने हैं। उसके बाद बेनिफिट्स क्या है, इसके एडवांटेज क्या है, योग्यता आधारित शिक्षा के कुछ एडवांटेजेस के बारे में बात करेंगे, जिसमें जो एडवांटेज है, बेनिफिट्स है, उसके अंदर हम क्या क्या बात करते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी टू लर्न, यानी कि सीखने में लचीलापन है, सीखने में लचीलापन। आप किसी भी चीज से एक स्टिक नहीं कर जा रहे हो, आपका जो सीखना है वो रिजिड नहीं है, कठोर नहीं है, बल्कि फ्लेक्सिबिलिटी है। आप हर तरीके से चीजें में सीख पा रहे हो, आप अपनी अंडरस्टैंडिंग बना पा रहे हो, आप उस चीज को अप्लाई कर पा रहे हो, बस रट के नहीं जा रहे हो। ठीक है, अगर मैं कोई भी चीज कर रही हूं तो मैं जैसे मान लो अगर मैंने ये टॉपिक किया है तो फिर इस टॉपिक के क्वेश्चन भी मैं बना पाऊं, तो वो मेरे लिए क्या है, एक कॉम्पिटेंसी है कि मैंने उस चीज को अच्छे से समझा, मैंने अपनी अंडरस्टैंडिंग बनाई है।
पर्सनलाइज लर्निंग है, बच्चे खुद से सारी चीजें कर रहे हैं, बच्चे ने खुद से उसमें अपनी दक्षता हासिल करी है, बच्चे ने अपनी योग्यता वहां पर उस टॉपिक के प्रति हासिल करी है, तो उसकी लर्निंग, उसका जो सीखना है वो कैसा है, व्यक्तिगत रूप से है। असेसमेंट यानी कि आंकलन के अंदर लचीलापन होना चाहिए है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपने कोई रिजिड आंकलन कर लिया, आपका जो आंकलन है बिल्कुल टॉपिक के अकॉर्डिंग होना चाहिए, बच्चे के अकॉर्डिंग होना चाहिए है। तो असेसमेंट आपका फ्लेक्सिबल होना चाहिए है। ग्रोथ ओरिएंटेड लर्निंग होनी चाहिए, आपका जो सीखना है वो वृद्धि के साथ होना चाहिए, आपकी वृद्धि हो उस चीज में, तभी आपका लर्निंग हो जाती है। उसके बाद क्वालिटेटिव लर्निंग होनी चाहिए, क्वांटिटेटिव की बात नहीं करते हम, जब भी लर्निंग करते तो हमारी लर्निंग कैसी होनी चाहिए है, क्वालिटेटिव होनी चाहिए, ठीक है, मात्रात्मक नहीं गुणात्मक होनी चाहिए, ठीक है। एनफोर्स डीपर लर्निंग, जब हम किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, किसी भी टॉपिक को जब हम पढ़ते हैं तो उसका डीपर मीनिंग आपको पता होना चाहिए, डीपर लर्निंग आपको पता होनी चाहिए कि कोई भी टॉपिक आपने पढ़ा, आप उस चीज में कॉम्पिटेंसी तभी बना पाएंगे जब आप उस टॉपिक को डीप में अच्छे से जानते हैं। आपका होलिस्टिक डेवलपमेंट होता है, इसमें चहुमुखी विकास होता है, आप हर तरीके से इस चीज में आपका विकास होता है, होलिस्टिक सर्वांगीण विकास भी आप इसको बोल सकते हो, आपको लिखा दिखे मिलेगा सर्वांगीण विकास। डेवलप क्रिटिकल और क्रिटिकल थिंकिंग, यहाँ पर बच्चे की जो क्रिटिकल थिंकिंग है और जो उसका क्रिएटिव थिंकिंग है वो यहाँ पर एनहांस होती है, नॉलेज का बिल्डअप होता है, ज्ञान में वृद्धि होती है और टाइमली बच्चे को क्या मिलता रहता है, सपोर्ट मिलता रहता है टीचर की तरफ से। तो ये कुछ बेनिफिट्स हैं इसके कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग के, ठीक है। आप कुछ थोड़ा सा डीपली थोड़ा सा इसके वाइज देख लेते हैं। आउटकम्स, परिणाम के बेस पे अगर देखें तो ये आपका ट्रेडिशनल वे है, ये आपका ट्रेडिशनल वे है कि पहले हम कैसे करते थे सारी चीजों को, पहले हम कैसे कैसे सीखते थे, पहले तो हम रटन की प्रक्रिया अपनाते थे, बस टीचर ने बता दिया और हमने उस चीज को सुन लिया, हम पैसिव तरीके से सारी चीजें कर रहे थे। इसके बीच में ट्रेडिशनल तरीके से और कॉम्पिटेंसी बेस्ड योग्यता आधारित शिक्षा के बीच में क्या आपका डिफरेंस है, तो सबसे पहला आपका आउटकम के बेस पे कि परिणाम क्या आता है जब हम ट्रेडिशनल वे से लर्निंग करते हैं और जब हम कॉम्पिटेंसी से करते हैं तो उसके आउटकम्स क्या आते हैं। तो ट्रेडिशनल वे ऑफ लर्निंग फोकस करता है ऑन मेमोराइजिंग, आप यहाँ पर तथ्यों को रटते हो, ठीक है, मैंने आपको ऊपर ही बताया ना, आप यहाँ पर लर्निंग को क्या करते हो, रटते हो, आप मेमोराइज करते हो, रोड लर्निंग करते हो आप, ठीक है, रटन की प्रक्रिया अपनाते हो, इसलिए जो लर्निंग होती है वो लो क्वालिटी की होती है। जबकि जब हम कॉम्पिटेंसी की बात करते हैं तो हम यहाँ पर कौशलों को यहाँ पर डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं, हम यहाँ पर नॉलेज का अर्जन करते हैं, ज्ञान का अर्जन करते हैं, इसलिए जो लर्निंग आउटकम्स होते हैं वो ब्रॉड लेवल पर होते हैं और होलिस्टिक होते हैं, यानी कि व्यापक होते हैं, समग्र रूप से होते हैं, ठीक है, व्यापक होते हैं। और ये क्वालिटेटिव और डीपर होता है, आप इसमें डीप नॉलेज को गेन करते हो, और ये गुणात्मक होता है, क्वांटिटेटिव नहीं होता है। तो ये आउटकम के बेस पे है आपका। नेक्स्ट जो डिफरेंस है वो आपका माइंडसेट के बेस पे है, मानसिकता के बेस पे। तो जो ट्रेडिशनल आपका लर्निंग है, ट्रेडिशनल वे ऑफ लर्निंग इज बेस्ड ऑन ए फिक्स्ड माइंडसेट, इसके अंदर आपका माइंडसेट फिक्स्ड होता है, जिसके अंदर कि आपको वैसे ये पढ़ लेना है, जैसे मैंने आपको मान लो आप ट्रेडिशनल तरीके से कर रहे हो तो टीचर ने आपको कुछ दे दिया, आपने बस उसको पढ़ लिया, बस उसके बाहर आपको जाना ही नहीं होता, हम जाते ही नहीं थी कि अच्छा टीचर ने ये दिया है तो ठीक है हम इसके बाहर नहीं जाएंगे, ठीक है। तो वो आपका क्या है, जैसे मैं अगर एग्जाम्पल के थ्रू बताऊं तो यहाँ पर काफी बच्चे कमेंट करते हैं कि क्या इतना करने से हो जाएगा, क्या इतना इस चीज से हो जाएगा। तो ये क्या है, आपने एक माइंडसेट बना लिया है, आपने एक माइंडसेट बना लिया है कि क्या अगर मैं ये 17-18 वीडियो देख लूंगी तो क्या मेरा हो जाएगा। तो देखो किसी भी चीज का यहाँ पर उन्होंने कुछ भी टॉपिक के अंदर आपको ये लिख के नहीं दे दिया कि आप अगर इतना ही करोगे तो आपको हो जाएगा। हमें कॉम्पिटेंसी बनानी है, ठीक है, हमें क्या बनानी है, हमें दक्षता बनानी है, हमें योग्यता बनानी है। आप अगर कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो, अगर आप असेसमेंट का टॉपिक पढ़ रहे हो तो आप इस टॉपिक को इतना अच्छे से पढ़ो, चाहे आप थोड़ा डीप में जाकर के पढ़ो, इतना अच्छे से पढ़ो कि आप जब भी क्वेश्चन आए तो आप उस क्वेश्चन को यहाँ पर क्या कर पाए, बना पाए, ठीक है। तो ये एक एग्जाम्पल है जिसको मैंने आपको यहाँ पे बताया कि यहाँ पर जो चीजें एक माइंडसेट फिक्स हो जाता है कि हमने क्या करना, हमें अचीवर्स बनने हैं, लोअर और हायर अचीवर हम यहाँ पर बन के रह जाते हैं, क्योंकि हम सिर्फ उतना ही कर पाते हैं जितना हम जो है हमारे माइंडसेट में होता है कि इतना कर लेंगे हो जाएगा, ठीक है। तो वो चीज है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर मार्क्स द टीचर डिसाइड्स ऑन हर लर्निंग एंड परफॉर्मेंस। मार्क्स के बेस पे यहाँ टीचर डिसाइड करता था। पहले क्या होता था पता है ना आपको, कि जो टॉपर है ये मान लिया जाता था पूरी क्लास में कि यही सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट है, फिर भले ही उसने रटन की प्रक्रिया अपनाई हो, फिर भले ही उसने रट के नंबर लिए हो, जरूरी नहीं है। क्या पता जिस टॉपिक को उसने रट करके अपने हाईएस्ट मार्क्स लिए हैं, जो भी बैक बेंचर होते हैं, जो भी उससे कम नंबर वाले हैं, उसको उसमें ज्यादा योग्यता हो, उसकी दक्षता उसमें ज्यादा हो। तो यहाँ पर ये चीजें क्या करती है, मैटर करती है, ठीक है। तो ये पहले माइंडसेट था। जबकि जो अगर इसकी बात करूं आपकी कंपिटेंसी बेस पे, तो यहाँ पे जो ग्रोथ ओरिएंटेड माइंडसेट होता है, इसके अंदर हम ये सोचते हैं कि नहीं अगर हमें इतनी वीडियो मिली है, अगर हमें ये मटेरियल मिला है तो मैं कोशिश करूंगा इससे थोड़ा और डीप में जाऊं,
ठीक है। तो ये वो माइंडसेट होता है, इसके अंदर हम लोग स्किल अपनाते हैं, नॉलेज को एक्वायर करते हैं और एनी एंड अचीव द लर्निंग आउटकम्स, और जो भी हमारे परिणाम होते हैं, जो भी आउटकम्स होते हैं, उनको हम अचीव करते हैं, कॉन्टिन्यूअस इंप्रूवमेंट करते हैं अपनी परफॉर्मेंस के अंदर, ठीक है। तो इस चीज से समझना जो मैं समझाना चाह रही हूं। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। कल्चर एंड सपोर्ट सिस्टम, संस्कृति और समर्थन प्रणाली की अगर बात करें, कल्चर की अगर बात करें, तो जो ट्रेडिशनल वे ऑफ लर्निंग है वो फॉलो करता है ओल्डन एंड ट्रेडिशनल स्कूलिंग सिस्टम को, जिसके अंदर आप लोग कठोर तरीके से चीजें करते हो, रूल बाउंड अप्रोच यहाँ पर करते हो, एग्जाम ओरिएंटेड लर्निंग को हम यहाँ पे करते हैं। मतलब कि हम क्या कर देते हैं भाई, हमारे टाइम पे तो यही होता था कि आपको एक प्रॉपर चीजें दे दी, टीचर ने ये दे दिया, बस उसको ही पढ़ना है और पता है टीचर वही देगा क्योंकि जो उसने पढ़ाया है, तो हम बस उतना ही पढ़ करके आते थे और जो टीचर ने उसी में से क्वेश्चन बना दिया और हम लिख करके आ गए और हम खुश हो गए, हाँ हाँ हमारे तो बहुत अच्छे नंबर आए हैं। तो वो क्या है, वो आपका ये ट्रेडिशनल तरीका एक रिजिड होता है और सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड होता है कि एग्जाम पर्पस से हम सारी चीजें कर रहे हैं। जबकि जो कॉम्पिटेंसी जो बेस्ड लर्निंग होती है वो अडेप्ट करती है इंक्लूसिव क्लासरूम को, यानी कि समावेशी कक्षा हो आपकी। समावेशी कक्षा का मतलब है हर बैकग्राउंड का बच्चा हो, यहाँ पर जरूरी नहीं है जो बच्चा, मतलब मान लीजिए किसी के अंदर का डिसेबिलिटी है तो हर बैकग्राउंड का बच्चा इसके अंदर आता है। एवरीवेयर वेयर एवरी लर्नर गेट्स इक्वल पार्टिसिपेशन, हर बच्चे का इक्वल पार्टिसिपेशन होगा। ऐसा नहीं है जो फ्रंट में बच्चा बैठा है बस टीचर उसको ही पढ़ा करके चला गया, बैक वाले बच्चे को वहां पे हाथ ऊपर करके खड़ा कर दिया, चल तो अपनी नोटबुक पूरी कर ले, और यहाँ पर जो है उसको डांट डपट दिया या फिर उसको पीट दिया, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चे को इक्वल पार्टिसिपेशन दिया जाएगा, जितना आप ध्यान आगे वाले बच्चों पर कर रहे हो उतना आपको ध्यान पीछे वाले बच्चों पे भी देना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो लर्निंग की प्रोसेस हो रही थी वो इक्वली हो रही थी, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी डिफरेंसेस, किसी भी डिफरेंस को इग्नोर करते हुए। यानी कि आपने ऐसा नहीं है कि बच्चा कोई इंटेलिजेंट है तो आपने उस पर ध्यान दिया, और कोई बच्चा अगर थोड़े से एकेडमिक में कम है या फिर कोई बच्चा अगर डिसेबल टाइप है तो फिर आपने उस पर ध्यान नहीं दिया, ठीक है। यहाँ पे हर स्टूडेंट को जो है इक्वली पार्टिसिपेट इस कैटेगरी के अंदर किया जाता है। उसके बाद सपोर्ट सिस्टम की अगर बात करें, आप कैसे समर्थन यहाँ पे करते हो, तो इस समर्थन के अंदर ट्रेडिशनल वे के अंदर अगर बात करूं, ट्रेडिशनल वे का जो लर्निंग है यहाँ पे एक नीड बेस्ड सपोर्ट सिस्टम था कि आपको जरूरत है तभी आपको मिलेगा सपोर्ट, आपको नीड है ठीक है मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। अगर स्टूडेंट फाउंड नीडेड अबव और बिलो द नॉर्म्स देन दे आर सपोर्टेड बाय टीचर्स, यानी कि टीचर तभी सपोर्ट करते थे जब उनको ये लगता था या फिर बच्चे कहते थे कि हमें सपोर्ट करो। लेकिन इसके अंदर आपकी जो है फ्लेक्सिबिलिटी होती है, इंडिविजुअल लर्निंग बेस्ड सपोर्ट सिस्टम होता है। इसके अंदर जो टीचर होते हैं वो हर बच्चे को सपोर्ट करते हैं, चाहे फिर वो बच्चा अच्छा कर रहा है चाहे फिर वो बच्चा अच्छा नहीं कर पा रहा है, सबको यहां पर सपोर्ट किया जाएगा। टीचर ऑफर करता है सपोर्ट टू एवरीवन एज पर द चाइल्ड रिक्वायरमेंट, बच्चे की क्या रिक्वायरमेंट है, बच्चे की क्या जो है उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, वो क्या चाहता है, उसकी नीड के बेस पे उसको जो है सपोर्ट मिलेगा। एवरी लर्नर इज इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी डिफरेंस, हर लर्नर जो है बच्चे के लिए, अगर आप एक अच्छे शिक्षक है तो आपके लिए आपकी क्लास का हर एक बच्चा इंपॉर्टेंट है, आपकी क्लास का हर एक बच्चा आपके लिए इक्वल है। ऐसा नहीं है आप उसको कैटेगराइज कर दोगे, इसके ज्यादा नंबर आते हैं तो ये मेरा फेवरेट है, उसके कम नंबर आते हैं तो मेरा फेवरेट नहीं है, ठीक है। तो आप ऐसे कैटेगराइज नहीं कर सकते। तो ये कुछ डिफरेंसेस थे कॉम्पिटेंसी बेस्ड के। आप कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं, मैंने आपको पूरा यूनिट 2 का जो कंटेंट है वो कवर करा दिया है। क्वेश्चंस पर बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, सेकंड क्वेश्चन है ये तो, चलो बेस्ट रैशनली तर्क, यानी कि मतलब मैंने थोड़ा सा हिंदी थोड़ा सा ऐसे वैसे कर दिया है। रैशनली का मतलब होता है तर्क संगत, ठीक है। फॉर यूज ऑफ ऑडियो वीडियो, यानी कि आप ऑडियो वीडियो एड्स का यहाँ पर जो है लाइज करते हैं द फैक्ट दैट इट इज ऑडियो वीडियो एड से रिलेटेड आपके यहाँ पर कौन सा तर्क संगत है, आपका इनमें से कथन कौन सा आपका थोड़ा सा सही लगता है। इज जस्ट अनदर वे, थोड़ा सा पोज करके पढ़ना चीजों को, क्या ये सिर्फ न्याय संगत है, डूइंग थिंग्स जस्ट अदर वे ऑफ डूइंग थिंग्स। मेक लर्निंग कंक्रीट, कंक्रीट तो कभी नहीं बनती है चीजें, ठोस हम कभी नहीं बनाते हैं, ठीक है। तो एक्टिवेट टू सेंसेस को एक्टिवेट करने के लिए हम ऑडियो वीडियो करते हैं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, हम अपनी लर्निंग को अच्छी तरीके से बेहतर बनाने के लिए करते हैं। ये वाला जो ऑप्शन है वो सही है कि हम फैसिलिटेट करते हैं टीचिंग लर्निंग को। टीचिंग लर्निंग यानी कि जो शिक्षण और अधिगम है उसको सरल बनाने के लिए हम लोग टीचिंग एड्स का यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, जो हम ऊपर पढ़ करके आए हैं कि हम अपने टीचिंग एड्स का इस्तेमाल क्यों करते हैं, ताकि हमारी जो टीचिंग लर्निंग है वो सभी के लिए इक्वल हो और सभी के लिए यहाँ पर फैसिलिटेट कर सके, सभी के लिए सुगम कर सके सारी चीजों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ असेसमेंट फॉर लर्निंग। असेसमेंट फॉर लर्निंग की बात करी गई है, फॉर्मेटिव असेसमेंट की बात करी गई है, जिसके अंदर हम लोग समस्याओं को डायग्नोज करते थे, ठीक है, निदान करते थे एंड देन बाद में रिमीडियल टीचिंग करते थे, निदानात्मक उपचारात्मक परीक्षण टीचिंग करते थे, ठीक है। तो हिंदी में बता दिया है। तो एफए की बात करी गई है, एफए के अंदर कौन सा स्टेटमेंट जो है वो, अच्छा नोट पूछा है, इज नोट कैरेक्टरिस्टिक, इसमें से कौन सी सीखने के लिए आकलन की विशेषता नहीं
नहीं है। एक्ट फॉर इन्वॉल्विंग स्टूडेंट इन स्ट्रक्चर्ड सेल्फ एंड पीयर एग्जामिनेशन, तो स्ट्रक्चर्ड सेल्फ यानी कि बच्चा जो है संरचनाबद्ध स्वयं के अंदर होता है, और पीयर एग्जामिनेशन समकक्ष परीक्षा भी, ये भी ठीक बात है। नॉन डिस्क्रिप्टिव इन नेचर, गैर वर्णनात्मक होता है। इंप्रूवमेंट ओरिएंटेड होता है, रेस्पॉन्सिव टू ऑल लर्नर भी होता है, लेकिन जो आपका ऑप्शन नंबर 2 है ये आपका नॉन डिस्क्रिप्टिव नहीं होता है, तो ये आपका एक नेगेटिव स्टेटमेंट है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे क्या हो जाता है, सही हो जाता है। ठीक है, अगर आपने ऊपर अच्छे से सुना है तो आप सारे क्वेश्चन खुद ही बना सकते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन एंटेल्स विच ऑफ दीज, कॉन्टिन्यूअस एंड CCE, कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। ठीक है, इसके बारे में आपने पढ़ना है, यानी कि ये एक ऐसा इवैल्यूएशन है जो बात करता है कि आपकी जो आपका जो लर्निंग है, ठीक है, वो दोनों लेवल पर देखा जाना चाहिए, यानी कि आपकी जो को करिकुलर एक्टिविटीज है, को करिकुलर एक्टिविटीज को भी ये थोड़ा सा अहमियत देता है, और साथ ही आपकी जो लर्निंग है, जो टीचिंग है, करिकुलर एक्टिविटीज एंड को करिकुलर एक्टिविटीज, जो आप एकेडमिक में पढ़ रहे हो उसको भी ध्यान में रखना है, और जो आप एकेडमिक के अलावा जो भी आपका खेलकूद वगैरह वगैरह है, जो भी आपके प्रोजेक्ट वगैरह है, वो सारी चीजें भी इसमें आती हैं। तो आपका जो डेवलपमेंट है वो कॉन्टिन्यूअस एंड सतत एवं व्यापक विकास की यहाँ पर बात करी गई है। ठीक है, CCE, सतत एवं व्यापक विकास की यहाँ पर बात करी गई है, तो ये आपने ध्यान में रखना है। ये सबसे पहले कब लागू किया गया था, 2009 में लागू किया गया था। किस क्लास से लागू किया गया था, 9th क्लास से लागू किया गया था, ये भी ध्यान में रखना, थोड़ा एडिशनल इंफॉर्मेशन है। तो इसमें से कौन सा है, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन एंटेल्स, सतत और व्यापक मूल्यांकन में इसमें से क्या शामिल है। प्लानिंग और पैरामीटर एंड टूल्स ऑफ इवैल्यूएशन, आप यहाँ पर पैरामीटर और टूल्स ऑफ इवैल्यूएशन बिल्कुल हम यहाँ पर करते हैं। मेटिकुलस रिकॉर्ड कीपिंग बाय टीचर, यहाँ पे हम रिकॉर्ड भी तैयार करते हैं। पीरियोडिक टेस्टिंग और रैंकिंग, नहीं हम लोग रैंकिंग नहीं कर सकते है ना, हम ऊपर यही तो करके आए हैं भाई, बच्चे को हम किसी भी बेस पे रैंक नहीं कर सकते हैं कि ये बच्चा फर्स्ट है, ये बच्चा सेकंड है, बाकी बच्चे सब खराब है। हम किसी भी बेस पे उनका परीक्षण जो है हम रैंकिंग के लिए नहीं करते हैं, तो ये गलत है। उसके बाद इंटीग्रेशन विद टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को एकीकृत भी किया जाता है, तो 1, 2 और 4 आपका सही है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 है। ठीक है, तो ऐसे चीजों को भी करना सीखिए। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, स्कूल बेस्ड असेसमेंट, विद्यालय आधारित आकलन, यानी कि ऐसा असेसमेंट जो आपके स्कूल में किया जाता है, स्कूल बेस्ड असेसमेंट। यहाँ पर आपको चीजें बतानी है। मेक्स स्टूडेंट एंड टीचर्स नॉन सीरियस, क्या टीचर और स्टूडेंट को नॉन सीरियस बनाते हैं, नहीं, ये गलत बात है, नॉन सीरियस थोड़े ना बनते हैं। डाइल्यूट द अकाउंटेबिलिटी ऑफ बोर्ड्स ऑफ एजुकेशन, शिक्षा बोर्ड की जवाबदेही कम कर देता है। हिंडर्स अचीविंग यूनिवर्सल, सार्वभौमिक राष्ट्रीय मांग की प्राप्ति में बाधा उत्पन्न, है ना, ये भी नहीं होगा। उसके बाद हेल्प्स करता ऑल स्टूडेंट्स को लर्नर मोर थ्रू डायग्नोसिस, ये आपका सही लग रहा है कि आपके जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको हेल्प करता है, परिचित वातावरण में अधिक सीखने में सभी विद्यार्थियों की क्या करता है, मदद करता है। कई बार हमें इंग्लिश में समझ नहीं आता तो हिंदी में पढ़ लिया करो, हिंदी में समझ नहीं आता तो इंग्लिश में पढ़ लिया करो, क्योंकि किसी भी एक में आपको लैंग्वेज इजी हमेशा दिक्कत मिलेगी। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे क्या हो जाता है, सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। इन विच अप्रोच मेकिंग मीनिंग फ्रॉम ओन एक्सपीरियंस इज मोस्ट, इसमें से जो है कौन सी अप्रोच में हम मीनिंग करते हैं हम खुद के एक्सपीरियंस पे, ये क्वेश्चन आपका पिछले यूनिट से आया है शायद, कि कौन सी अप्रोच है जिसमें हम अपने खुद के ओन एक्सपीरियंस, यानी कि हम अपने खुद के एक्सपीरियंस से चीजों को सीखते हैं। तो हमने जब कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच के अंदर पढ़ी थी तो हम वहां पर खुद के एक्सपीरियंस के बेस पे अपने ज्ञान का निर्माण क्या कर रहे थे, स्वयं कर रहे थे, ज्ञान अपने नॉलेज को हम स्वयं क्या कर रहे थे, कंस्ट्रक्ट कर रहे थे। तो ये जो है जिसके अंदर मीनिंग निकलता है फ्रॉम ओन एक्सपीरियंस इज मोस्ट इंपोर्टेंट, ये किसके अंदर आता है, ये आपका कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच के अंदर आता है, संरचनावाद उपागम के अंदर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं फटाफट से। व्हाट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग्स टू बी बोर्न इन माइंड वाइल फॉर्मिंग ग्रुप, ग्रुप बनाते समय आपके दिमाग में क्या एक इंपॉर्टेंट बात का ध्यान रखना चाहिए है, ग्रुपिंग शुड बी सच दैट फ्री इंटरेक्शन अमंग ग्रुप मेंबर्स इज पॉसिबल। बिल्कुल, अगर आप ग्रुप बना रहे हो किसी भी पर्पस के लिए तो उस ग्रुप के अंदर मान लीजिए 4 बच्चे हैं, तो ये 4 बच्चे आपस में जो है, आपस में 4 नहीं हो गए, काफी हो गए, ये सारे बच्चे जो आपस में इंटरेक्ट कर पाए, सारे जो है ग्रुप में मिलकर के काम कर पाए, ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ऐसा नहीं है कि आपने ऐसे बच्चों को ले लिया जो आपस में लड़ाई झगड़ा करके बैठे और आपस में बोल ही नहीं रहे, फिर ग्रुप बनाने का फायदा नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 जो है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है कि जो ग्रुपिंग है वो ऐसे होनी चाहिए कि फ्री इंटरेक्शन हो उनके बीच में। ठीक है, तो ये एक मेन बात है जिसका हम ध्यान में रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेडिंग इज प्रेफर्ड ओवर न्यूमेरिकल मार्क्स बिकॉज, देखो न्यूमेरिकल मार्क्स के ऊपर हम लोग ग्रेडिंग प्रेफर करते हैं, सीसीई के अंदर भी यही बोला गया है कि हम लोग जो मार्क्स है वो ना दे करके बच्चों को क्या दें, बच्चों को ग्रेड दें। क्यों दें, बिकॉज कई बार ये हो जाता था कि हम जैसे मान लो 100 नंबर का एग्जाम है, किसी बच्चे के आ रहे 91, किसी बच्चे के आ रहे 90, किसी बच्चे के आ रहे 92, किसी बच्चे के आ रहे 94, तो यहाँ पे जब हम रैंकिंग करते थे तो हम कह देते ये बच्चा फर्स्ट है,
ये बच्चा सेकंड है, ये बच्चा थर्ड है और ये बच्चा फोर्थ है। जबकि नंबरों में तो इतना डिफरेंस है नहीं भाई, सारे बच्चे अच्छे हैं, सभी ने नंबर अच्छे लिए हैं, लेकिन हम रैंकिंग जब करते थे तो बच्चे के अंदर कहीं ना कहीं ये माइंडसेट हो जाता था कि मैं फर्स्ट हूँ, वो सेकंड है, वो थर्ड है, अरे मैं तो 5 आ गया, जबकि नंबरों में बस डिफरेंस 2 या 3 का ही है। तो ये कुछ मानसिकता बच्चे के अंदर आ जाते हैं जिसकी वजह से बच्चे यहाँ पर थोड़ा सा टेंस हो जा रहे थे, बच्चा यहाँ पे डिप्रेशन में चले जा रहे थे। इसकी वजह से यहाँ पर क्या चीज प्रेफर करी गई कि बच्चों को ग्रेडिंग दिया जाए। ग्रेडिंग के अंदर ये हो जाता है जिसके 90 से 100 नंबर के बीच में उसको ए ग्रेडिंग दी जाएगी, जिसके 80 से 89 नंबर के बीच में उसको बी ग्रेडिंग दी जाएगी। तो यहाँ पे जितने बच्चे, इन सभी बच्चों को क्या मिलेगा, सभी बच्चों को ए ग्रेड मिलेगा। तो कहीं ना कहीं बच्चे यहाँ पर टेंशन में नहीं आएंगे और बच्चे यहाँ पर बिल्कुल ही फ्रीली अपने आप अपनी लाइफ को एंजॉय करेंगे। ठीक है, तो ये रिड्यूस करेगा एरर्स को इन जजमेंट में नहीं, जजमेंट के लिए हम नहीं करते हैं। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को ये क्या करेगा, इंप्रूव करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ इट विल इंप्रूव क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, इट विल फैसिलिटेट टीचिंग लर्निंग, या फिर दे आर इजियर टू अवॉइड। तो इसमें से कौन सा होगा आपका आंसर, जल्दी से आपने मुझे बताना है। तो अगर बात करें तो ये क्या होगा, इट विल इंप्रूव क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे क्या होगा, सही होगा कि आपकी जो एजुकेशन है उसके क्वालिटी को हम क्या कर रहे हैं, इंप्रूव कर रहे हैं, बच्चे को रैंकिंग ना दे करके बल्कि उसको क्या दे करके, ग्रेडिंग दे करके। ठीक है, नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका 14th है, व्हाट शुड बी द बेसिक डिटरमिनेंट ऑफ अ गुड डिस्कशन इन द क्लास। अब मतलब क्लास के अंदर बेसिक डिटरमिनेंट, कक्षा में अच्छी चर्चा होने की मूलभूत शर्त क्या है भाई, अच्छी चर्चा हो इसके ऊपर क्या शर्त है। मास्टरी ऑफ द कंटेंट बाय द टीचर, गुड टीचिंग स्किल हो, या फिर गुड डिसिप्लिन हो, या फिर यूनिटी ऑफ पर्पस एंड इंटरेस्ट ऑफ क्लास हो। आपकी क्लास में कोई डिस्कशन हो रहा है, उसकी मूलभूत शर्त क्या है, मतलब क्या बेसिक एक रिक्वायरमेंट है उसकी। तो अगर आपकी क्लास में डिस्कशन हो रहा है तो वहां पर क्या हो, जो जिस पर्पस के लिए आप लोग यहाँ पर कर रहे हो सारी चीजें, यूनिटी कर रहे हो, जो आपके ग्रुप बनाया है उसके अंदर आपकी यूनिटी हो भाई, आपका जिस पर्पस के लिए आप लोग डिस्कशन कर रहे हो उसके अंदर आप सभी की एकता हो, यूनिटी हो भाई, आप सभी राजी हो कि हाँ हम इस चीज के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं, यूनिटी हो, और साथ ही सब बच्चों का इंटरेस्ट हो। आपने यहाँ पर डिस्कशन स्टार्ट कर दिया अपने बच्चों के साथ, और मान लो बच्चों का इंटरेस्ट किसी अदर टॉपिक के अंदर है, तो फिर यहाँ पे उस चीज का कोई मकसद नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे यूनिटी होनी चाहिए पर्पस के अंदर और आपके इंटरेस्ट के अंदर, ये चीजें आपने ध्यान में रखनी है। इसलिए ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे क्या हो जाता है, सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ स्कूल डिसिप्लिन। स्कूल का जो डिसिप्लिन है, विद्यालय का जो अनुशासन है, उसका मुख्य लक्ष्य क्या है। टू प्रोवाइड अ सेफ एनवायरनमेंट फॉर स्टूडेंट, बच्चे को एक सेफ एनवायरनमेंट मिल सके। टू आइडेंटिफाई, दोषों का पता लगाना ताकि नहीं ये गलत है, ठीक है, सेकंड नहीं आएगा। टू प्रोवाइड कंड्यूसिव एनवायरनमेंट फॉर टीचिंग, शिक्षण के लिए एक अच्छा वातावरण उपलब्ध कराना, ये आपका ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। स्कूल का एक मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि बच्चों की जो लर्निंग है वो एक अच्छे एनवायरनमेंट में हो सके, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ गुड लेसन प्लान कैरेक्टरिस्टिक्स आर, एक अच्छे लेसन प्लान की, एक अच्छी पाठ योजना की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। अ गुड लेसन प्लान इज इन रिटन फॉर्म, ये रिटन फॉर्म में होता है। द प्लांट नहीं, ये प्लान है। द प्लान शुड कंटेन ऑल स्टेप्स एंड स्टेज इन एन ऑर्डरली मैनर, सारी चीजें ऑर्डर मैनर में होनी चाहिए। इट शुड बी वेरी प्रिसाइज एंड टू द पॉइंट, सारी चीजें बिल्कुल पॉइंट में होनी चाहिए, बिल्कुल सही है। एसेंशियल एलिमेंट्स होने चाहिए सब्जेक्ट मैटर में ताकि अच्छे से चीजें रिटर्न हो, बिल्कुल ये भी सही बात है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर 5 है वो आपका बिल्कुल क्या है, ठीक है, कि यहाँ पर उपयुक्त सभी सारी चीजें इस चीज के जो है फेवर में आती है। ठीक है, तो यहाँ पर इस चीज को अच्छे से आपने देख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। ए प्लान प्रिपेयर्ड कीपिंग इन व्यू ऑफ द लेसन्स टू बी टॉट मंथ वाइज इज, यानी कि आप मंथ वाइज चीजों को यहाँ पर प्लान करते हो, मंथ वाइज। तो ध्यान करो, मैंने आपको ईयर प्लान में बताया था कि आप मंथ वाइज सारी चीजों को यहाँ पर लेकर के चलो कि कौन से मंथ में क्या चीजें बनाई जाएगी, ये हम ईयर प्लान के अंदर यहाँ पर सारी चीजें बताते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हु इंट्रोड्यूस द 5 स्टेप सिस्टम इन द प्रिपरेशन लेसन प्लानिंग, लेसन प्लानिंग के अंदर किसने 5 स्टेप सिस्टम दिए थे। यूनिट प्लान दिया था किसने, मॉरिसन ने, और लेसन प्लान किसने दिया था, हर्बर्ट ने। ठीक है, तो हर्बर्ट आपने यहाँ पर क्या करना है, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, उन्होंने 5 स्टेप दिए थे कुछ, वो भी आपने ध्यान में रख लेने, मैंने आपको करवाए हैं अभी भी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेंटर पॉइंट ऑफ ए लेसन प्लान, लेसन प्लान का सेंटर पॉइंट कौन होता है। तो प्रिंसिपल नहीं होता, टीचर नहीं होता, बल्कि हम प्लानिंग किसके लिए कर रहे हैं, स्टूडेंट के लिए कर रहे हैं, विद्यार्थी के लिए कर रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसे ही लेवल के आपसे पूछे जाएंगे। अगर आप ये क्वेश्चन बना पा रहे हैं मतलब आपको चीजें अच्छे तरीके से समझ में आ रही है। विच करिकुलम इज अ कॉन्सेप्ट दैट वाज फॉर्मुलेटेड बाय एलियट आइजनर, मतलब कि इन्होंने कौन सा करिकुलम बनाया था, तो एलियट आइजनर ने आपका नल करिकुलम बनाया था। ये एक अलग पॉइंट है जो कि आपने ध्यान में रखना है, नल करिकुलम बनाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाइल प्लानिंग ए लेसन विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड टू अराउज द इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट इन लर्निंग ए स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट। आप
प्लान कर रहे हो किसी लेसन को, तो कौन सा आप में विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू अराउज, मतलब आप इंटरेस्ट कैसे बच्चे का यहाँ पर अराउज कर सकते हो स्टूडेंट में। तो आपने कोई भी प्लानिंग करी है तो आप कैसे इंटरेस्ट लाओगे, आप इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन लाओगे, है ना। जब आप किसी भी पार्ट को शुरू करते हो तो आप सबसे पहले उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछते हो बच्चों से कि अच्छा बेटा आपको ये आता है, अच्छा बेटा आपको ये आता है, ताकि बच्चों का इंटरेस्ट बने उस चीज के बारे में। ऐसा नहीं है कि आपने गए सीधे बोर्ड पे लिख दिया मैं आज फोर्स पढ़ाने वाला हूँ, ऐसे बच्चे इंटरेस्ट नहीं लाते। आप बच्चे से पहले उससे रिलेटेड कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछो, कुछ ऐसे उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछो ताकि बच्चे का इंटरेस्ट आए, बच्चे ये जानने की कोशिश करे कि टीचर करवाना क्या चाह रहा है, ठीक है। तो इंट्रोडक्ट उनको खुद से गैस करने दो कि वो करवाना क्या चाहते हैं, तब जाकर के उनका इंटरेस्ट बनेगा। तो सेकंड नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए गाइडिंग प्रिंसिपल फॉर करिकुलम डेवलपमेंट, का कौन सा प्रिंसिपल नहीं है। कनेक्टिंग स्कूल नॉलेज टू द आउटसाइड वर्ल्ड, ये तो है। एंश्योरिंग दैट लर्निंग शिफ्ट फ्रॉम रोट मेथड, ये भी है। मेकिंग एग्जामिनेशन मोर इजियर, एंश्योरिंग करिकुलम सो दैट इट गोज बियॉन्ड टेक्स्ट बुक, करिकुलम सुनिश्चित करना ताकि यह पाठ्य पुस्तक से परे जा सके, ये भी बिल्कुल है। तो इसमें नोट पूछा है, करेक्टिंग स्कूल नॉलेज टू द आउटसाइड वर्ल्ड, एंश्योरिंग द लर्निंग शिफ्ट फ्रॉम रोट मेथड, मेकिंग एग्जामिनेशन मोर इजियर। नहीं, एग्जामिनेशन को इजियर बनाने के लिए हम लोग करिकुलम नहीं करते हैं, ठीक है। एग्जामिनेशन को हम लोग इजी बनाने के लिए करिकुलम बिल्कुल भी नहीं करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे क्या है, सही है। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रोल ऑफ अ टीचर इज करेक्ट। टीचर के रोल से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट है, इसमें से क्या है सही है। टीचर शुड बी क्रिटिक बॉडी, नहीं, आलोचना के रूप में टीचर को बिल्कुल नहीं होना चाहिए। टीचर शुड फेवर गुड स्टूडेंट, बिल्कुल नहीं, आप किसी एक बच्चे के लिए बाइस नहीं हो सकते हैं। टीचर शुड हैव फ्रेंडली एटीट्यूड, आपका अपने स्टूडेंट्स के लिए एक फ्रेंडली एटीट्यूड रहना चाहिए। ऐसा नहीं है बच्चे आपसे डर डर के रह रहे हैं, आपसे कुछ पूछ नहीं पा रहे हैं, तो आपका एक फ्रेंडली एटीट्यूड आपका रहना चाहिए अपने बच्चों के प्रति। उसके बाद तो ये था आपका, यहाँ पे खत्म होता है। आई होप आपको आज का सेशन समझ में आया होगा। अगर आपको आज का सेशन समझ में आया है, थोड़ा लेंदी हो गया है शायद, तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। कमेंट करके बताना आपको मैराथन कैसी लगी। मैंने सारे कंप्लीट टॉपिक आपके इसके अंदर ले लिए हैं। कल आपका यूनिट 3 आपको कंप्लीट करा दिया जाएगा। ऐसे करके जल्दी जल्दी से सारी चीजें कर लेते हैं, फिर उसके बाद ईवीएस और उसके बाद फिर एक रोड सेफ्टी, ठीक है। तो मैं अपनी तरफ से पूरा 50% आपको दे रही हूँ, 100%। अब आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो आप इस चीज को अच्छे से करें, ठीक है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।